चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पहला अध्याय। हम्म। आज हम उत्तर प्रदेश के शानदार इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे सामने है क्रॉनिकल्स ऑफ उत्तर प्रदेश किताब के कुछ अंश, और मकसद ये समझना है कि आखिर ये जमीन जिसे कभी मध्य देश कहते थे वो हजारों सालों से भारत की कहानी का केंद्र कैसे बनी रही। हाँ, मतलब संस्कृति हो, धर्म हो या सियासत, हर कहानी यहीं से गुजरती नजर आती है। और इस सफर को ठीक से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। अच्छा। पहला प्राचीन काल, फिर मध्यकाल जब ये सल्तनतों और मुगलों की सत्ता का दिल बना, और आखिर में आधुनिक काल, मतलब जब ये आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मैदान बन गया। बिल्कुल। हम सिर्फ घटनाओं को नहीं देखेंगे बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हर दौर ने यहाँ की मिट्टी पर अपनी क्या छाप छोड़े। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। प्राचीन काल में इसे मध्य देश कहा जाता था। हाँ। रामायण महाभारत से क्या रिश्ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मध्य देश सिर्फ भूगोल नहीं था, ये एक सांस्कृतिक पहचान थी। अच्छा। ये वो धुरी थी जिसके चारों ओर वैदिक संस्कृति, आप कह सकती हैं, विकसित हुई। और जब महाकाव्यों की बात आती है तो उत्तर प्रदेश महज एक लोकेशन नहीं रहता, वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। हाँ, एक किरदार बन जाता है। रामायण की कहानी तो पूरी तरह से अयोध्या और चित्रकूट के इर्द गिर्द घूमती है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि। बिल्कुल। सरयू के किनारे कौशल महाजनपद की राजधानी, और चित्रकूट जहाँ उन्होंने अपने वनवास का सबसे जरूरी समय बिताया। रामायण का केंद्र तो बहुत साफ है। क्या महाभारत के साथ भी ऐसा ही था या उसका दायरा ज्यादा फैला हुआ था? महाभारत का दायरा बेशक बड़ा था, लेकिन उसका दिल भी यही इलाका था। अच्छा। कहानी का जो केंद्र है हस्तिनापुर, वो आज के मेरठ के पास यही था। पर इसके अलावा भी देखिए, मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली। हाँ, शूरसेन की राजधानी, फिर कंपिल जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, यहाँ तक कि वो लाक्षागृह भी, जहाँ पांडवों को जलाने की कोशिश हुई थी, वो भी आज के बागपत के पास इसी जमीन पर था। तो ये कह सकते हैं कि इन महाकाव्यों की आत्मा इसी मिट्टी में बसी है। ये तो कमाल है। मतलब पौराणिक कथाओं की जड़ें यहाँ कितनी गहरी हैं, लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। महाकाव्यों के बाद ये क्षेत्र नए विचारों का, नई धर्मों का भी गवाह बना। बिल्कुल। स्रोतों में उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा गया है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। ऐसा क्यों? ये दावा इसलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का लगभग हर महत्वपूर्ण पल इसी जमीन पर गुजारा। हर महत्वपूर्ण पल? हाँ, असल में ये सिर्फ घटनाओं का गवाह नहीं था, ये वो उपजाऊ जमीन थी जहाँ उनके विचार पनपे और फिर पूरे एशिया में फैले। इससे थोड़ा और विस्तार से बताइए, कौन कौन सी वो जगह हैं जो ये साबित करती हैं? सबसे पहले तो सारनाथ, वाराणसी के पास। हाँ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वहीं दिया था। उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म के पहिए का घूमना। बिल्कुल, एक नए वैचारिक युग की शुरुआत का प्रतीक। वहां का धमेक स्तूप आज भी उस पल की गवाही देता है। और फिर श्रावस्ती है, जहां बुद्ध ने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा चौमासे गुजारे, सबसे ज्यादा उपदेश दिए, और आखिर में कुशीनगर, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ। मतलब जन्म को छोड़कर उनके जीवन का पूरा चक्र यहीं पूरा हुआ। सही कहा। और ये सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं था ना, कौशाम्बी का भी जिक्र आता है। बिल्कुल, कौशाम्बी तो इस क्षेत्र की धार्मिक विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बौद्धों के लिए भी बड़ा केंद्र था और जैन धर्म के लिए भी उतना ही पवित्र। अच्छा। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म भी यहीं हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये जमीन कैसे अलग अलग आध्यात्मिक धाराओं का संगम थी। ठीक है, महाकाव्यों और नए धर्मों के बाद जब बड़े साम्राज्य बनने शुरू हुए तब इस क्षेत्र का क्या हुआ? मतलब मौर्य और गुप्त काल ने यहाँ अपनी क्या छाप छोड़ी? मौर्य काल की सबसे बड़ी और आप कह सकती हैं अमिट छाप सम्राट अशोक ने छोड़ी। अशोक ने? उन्होंने यहाँ कई स्तूप और स्तंभ बनवाए, और सारनाथ का वो मशहूर सिंह स्तंभ, जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। बिल्कुल, वो इसी दौर की और इसी जमीन की देन है। ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये शांति और धम्म के शासन का प्रतीक है। और गुप्त काल, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, उसने तो कला और वास्तुकला को एक नई ऊंचाई दी होगी। बिल्कुल दी। उस दौर ने वास्तुकला के कुछ ऐसे नमूने दिए जो आज भी हैरान करते हैं, जैसे कानपुर का भीतरगांव मंदिर। हाँ, उसके बारे में मैंने सुना है। कमाल की बात यह है कि ये मंदिर पकी हुई ईंटों से बना है। मतलब उस दौर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है ये। और ललितपुर का देवगढ़ दशावतार मंदिर, वो तो गुप्तकालीन मूर्तिकला और वास्तुकला का, आप कह सकती हैं, शिखर है। ये इमारतें उस दौर की समृद्धि और कलात्मकता का जिंदा सबूत हैं। तो एक तरफ गुप्तकाल ने इस क्षेत्र को सांस्कृतिक रूप से शिखर पर पहुंचाया, लेकिन जैसे ही ये साम्राज्य कमजोर पड़े, सत्ता का केंद्र बिखरने लगा। हाँ, एक खालीपन आ गया था। और इसी बिखराव ने दिल्ली से आ रही नई ताकतों के लिए, मतलब दिल्ली सल्तनत के लिए दरवाजे खोल दिए। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। उस दौरान ये पूरा क्षेत्र सीधे दिल्ली के नियंत्रण में आ गया और प्रशासनिक तौर पर बहुत अहम हो गया। बदायूं, कड़ा मानिकपुर और अवध इसके सबसे बड़े सूबे थे। यहीं से सल्तनत का शासन चलता था। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है नए शहरों का बसना। जैसे कि जौनपुर, मैंने सुना है उसे शिराजे हिंद भी कहते थे। ये नाम क्यों पड़ा? शिराजे हिंद यानी हिंदुस्तान का शिराज, फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया था। लेकिन बाद में शर्की सुल्तानों के राज में जौनपुर इस्लामी शिक्षा, कला और संस्कृति का इतना बड़ा केंद्र बन गया कि उसकी तुलना ईरान के मशहूर शहर शिराज से होने लगी। अच्छा। वहाँ की अटाला मस्जिद आज भी उस दौर की शान की गवाह है। और एक और शहर था, आगरा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। 1504 में सिकंदर लोदी ने दिल्ली की बजाय एक नए शहर को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया। उसने यमुना के किनारे आगरा शहर की स्थापना की
और इस एक फैसले ने अगले 200 सालों के लिए हिंदुस्तान की सियासत का केंद्र तय कर दिया। और लोधी के बाद आए मुगल, और आगरा तो जैसे मुगल साम्राज्य का दिल ही बन गया। ये बदलाव कितना बड़ा था? बहुत बड़ा। मतलब आप देखिए, मुगलों ने इस क्षेत्र को अपनी वास्तुकला से हमेशा के लिए अमर कर दिया। अकबर ने आगरा के पास एक पूरी नई राजधानी बसाई, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी तो एक जिंदा दस्तावेज जैसा लगता है। बिल्कुल। एक तरफ जोधाबाई का महल है जो राजपूती वास्तुकला से प्रेरित है, दूसरी तरफ तुर्की सुल्ताना का महल जिस पर फारसी असर दिखता है, और बीच में है इबादत खाना। हाँ, जहां अकबर हर धर्म के विद्वानों से चर्चा करते थे। उनकी दीन इलाही की सोच उस शहर के पत्थरों में आज भी जिंदा है। और बुलंद दरवाजा, वो तो सिर्फ एक दरवाजा नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। सही बात है। गुजरात पर अपनी जीत की याद में अकबर ने दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा बनवाया। ये महज एक गेटवे नहीं, ये पूरी दुनिया को मुगल सत्ता की ताकत का ऐलान था। और फिर आए शाहजहां और ताजमहल। हाँ, शाहजहां ने तो मोहब्बत और वास्तुकला को मिलाकर वो चीज बना दी जो आज भारत की पहचान है, मुगल कला का शिखर। और आगरा का किला भी तो है। सही कहा। आगरा के किले की नींव तो अकबर ने रखी थी, लेकिन उसके अंदर की कई खूबसूरत इमारतें जहांगीर और शाहजहां ने बनवाई। ये किला और ताजमहल दोनों यमुना किनारे खड़े होकर मुगल काल के उस सुनहरे दौर की कहानी सुनाते हैं। मुगलों की शान और शौकत तो बेमिसाल थी, लेकिन ये हमेशा नहीं रही। जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, हाँ, तो वही जमीन जो कभी उनकी सत्ता का केंद्र थी, उनके खिलाफ बगावत का सबसे बड़ा गढ़ बन गई। हाँ, 1857 की कहानी यहीं से शुरू होती है ना? बिल्कुल। ये इतिहास का एक विडंबना भरा मोड़ है। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से सिपाहियों ने बगावत का बिगुल बजाया। दिल्ली चलो का नारा। हाँ, और इसके बाद तो जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में ये आग फैल गई। ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं रहा, बल्कि एक जन आंदोलन बन गया। हर शहर से, हर तबके से एक नायक उठ खड़ा हुआ। बिल्कुल। जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उनका ये वाक्य तो आज भी जोश भर देता है। और सिर्फ झांसी ही क्यों, कानपुर में नाना साहब और उनके शानदार सेनापति तात्या टोपे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में लियाकत अली। हाँ, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जिन्हें अंग्रेज अपना सबसे कट्टर और खतरनाक दुश्मन मानते थे। ये सब दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ राजा रानी नहीं, बल्कि आम लोग भी लड़ रहे थे। 1857 की क्रांति को तो दबा दिया गया, लेकिन उसने आजादी की जो चिंगारी लगाई वो बुझी नहीं। बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन की मशाल भी इसी क्षेत्र में सबसे तेज जलती रही। इस दौर में यहाँ की क्या भूमिका थी? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आता है। 1857 में नेतृत्व राजा नवाबों के हाथ में था, अब नेतृत्व बुद्धिजीवियों और आम जनता के हाथ में आ रहा था। अच्छा। इस क्षेत्र ने वैचारिक नेतृत्व देना शुरू किया। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 1885 से 1947 के बीच कांग्रेस के 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए। किसी भी दूसरे प्रांत से ज्यादा? हाँ, इलाहाबाद और लखनऊ राजनीतिक गतिविधियों के बड़े केंद्र बन गए। और 1916 का लखनऊ समझौता तो बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है। ऐतिहासिक ही था। पहली बार आजादी की लड़ाई के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, एक ही टीम में खेलने के लिए राजी हुए, जिसने अंग्रेजों की फूट डालो और राजकरों की नीति को सीधी चुनौती दी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सिर्फ समझौते ही नहीं हुए, टकराव भी हुए, जैसे 1922 का चौरी चौरा कांड। हाँ, गोरखपुर के पास। उस हिंसा के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। सही। तो ये दिखाता है कि ये क्षेत्र हर तरह की राजनीतिक गर्मी का केंद्र था। और हमें उन क्रांतिकारियों को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो गांधी जी के रास्ते से अलग थे। हाँ, जो अपने तरीके से आजादी हासिल करना चाहते थे। काकोरी ट्रेन एक्शन की कहानी तो आज भी सुनाई जाती है। बिल्कुल, और उसे याद करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग काकोरी को सिर्फ एक ट्रेन डकैती समझते हैं, पर वो एक राजनीतिक बयान था। अच्छा। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटा। उनका मकसद पैसा नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को संदेश देना था कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे। और चंद्रशेखर आजाद का बलिदान। हाँ, 27 फरवरी 1931 प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से अकेले लड़ते हुए आखिरी गोली से खुद को शहीद कर लिया, लेकिन जीते जी उनके हाथ नहीं आया। उनका बलिदान एक प्रतीक बन गया। बिल्कुल। और कहानी का अंत भी उतना ही शानदार है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका और कुछ दिनों के लिए एक समानांतर सरकार बना ली थी। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, हमने देखा कि कैसे मध्य देश से लेकर आधुनिक उत्तर प्रदेश तक ये जमीन हमेशा भारत के इतिहास के केंद्र में रही है। बिल्कुल। चाहे वह अध्यात्म हो, संस्कृति हो, सल्तनत हो या स्वतंत्रता संग्राम। ऐसा लगता है कि हर बड़े दौर में यहाँ की घटनाओं ने पूरे देश की दिशा तय की है। सही कहा। हमने देखा कि ये महाकाव्यों की भूमि है, बौद्ध धर्म का पालना है, मुगल सत्ता का भव्य केंद्र रही और आजादी की लड़ाई का दिल भी बनी। गंगा यमुना के दोआब की ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत इतनी गहरी और इतनी विविध है कि वो आज भी यहाँ के समाज और राजनीति को प्रभावित करती है, गहराई से प्रभावित करती है। ये एक ऐसी विरासत है जिससे आप बच नहीं सकते। तो अब चलते हैं अगले अध्याय पर। आज हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक बनावट की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उत्तर प्रदेश के भूगोल का एक विस्तृत प्रोफाइल है। बिल्कुल। हमारा मकसद है उत्तर प्रदेश के भूदृश्य को समझना, मतलब इसकी सीमाएं कहाँ हैं, इसकी नदियां इसे कैसे आकार देती हैं, और सबसे बड़ा सवाल,
आखिर इसकी जमीन इतनी उपजाऊ क्यों है? हाँ, यही। तो इस चर्चा में हम राज्य की भौगोलिक स्थिति, इसके भौतिक विभाजन और यहाँ की जलवायु और मिट्टी की जो अनूठी विशेषताएं हैं उन्हें समझेंगे। चलिए तो फिर सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारत के नक्शे पर उत्तर प्रदेश ठीक कहाँ स्थित है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। जी, इसका कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। लेकिन सिर्फ आकारी तो सब कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी जो उत्तर मध्य भारत की स्थिति है वो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये देश के बाकी हिस्सों को एक तरह से जोड़ता है। हाँ, एक जंक्शन की तरह है। अब आते हैं सीमाओं पर, और यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और एक देश से भी लगती है। हाँ, नेपाल से। ये अपने आप में कमाल है। उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं। हिमाचल के साथ तो सबसे छोटी सीमा लगती है। हाँ बिल्कुल। और पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। और दक्षिण में? दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और पूरब में है बिहार और झारखंड। मतलब ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इसी में कुछ जिले तो बहुत ही खास हैं, जैसे सोनभद्र। सोनभद्र की बात ही अलग है। ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सोचिए, एक ही जिले के अंदर 4 अलग-अलग संस्कृतियां आकर मिलती होंगी। सही बात है। वहाँ के लोगों के लिए तो शायद सीमा पार करना एक मोहल्ले से दूसरे में जाने जैसा होता होगा। और दूसरा है ललितपुर। हाँ, वो तो नक्शे पे ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश का हिस्सा हो। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसका मतलब है कि वहाँ के लोगों का रोजमर्रा का जीवन, उनका बाजार, रिश्तेदारियां, सब कुछ मध्य प्रदेश से ज्यादा जुड़ा होगा। तो ये तो हुई सीमाओं की बात, पर इन सीमाओं के अंदर क्या है? क्या ये पूरा राज्य एक सपाट मैदान है, जैसा हम अक्सर सोचते हैं? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। भूवैज्ञानिक रूप से ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड मतलब ये भूमि एक बहुत पुराने महाद्वीप का हिस्सा थी। जी, और यही बात उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार को भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से से जोड़ती है। अच्छा, तो स्रोत के अनुसार उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भौतिक भागों में बांटा गया है। हाँ, 3 बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं। पहला है भाबर और तराई क्षेत्र। ये हिमालय के ठीक नीचे का इलाका है। भाबर मतलब वो अंकड़ पत्थरों वाला क्षेत्र जहाँ नदियां जमीन के नीचे हाँ गायब हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। तो जाहिर है कि वो खेती के लिए अच्छा नहीं है। और फिर भाबर के ठीक दक्षिण में तराई है, जहाँ वो गायब हुई नदियां फिर से सतह पर आ जाती हैं। अच्छा, तो ये एक दलदली और नम क्षेत्र बन जाता है। एकदम। और इसी नमी की वजह से यहाँ घने जंगल और वो लंबी वाली हाथी घास मिलती है। और ये धान और गन्ने की खेती के लिए बेहतरीन जगह होगी। बिल्कुल सही। तो ये हुआ पहला भाग। दूसरा है गंगा यमुना का मैदान। ये तो प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे उपजाऊ भी। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। यहाँ 2 तरह की मिट्टी में अंतर समझना जरूरी है ना, खादर और बांगर। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खादर जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी है, मतलब जो नदियों के पास पाई जाती है। हाँ, जहाँ हर साल बाढ़ का पानी नई मिट्टी की परत बिछा देता है, इसलिए ये बहुत उपजाऊ होती है। और बांगर फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी हुई। सही, ये वो ऊंचा क्षेत्र है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। समझ गया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, दक्षिण का पठारी प्रदेश। ये दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड के इलाके आते हैं, जैसे झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। इस क्षेत्र की क्या विशेषता है? यहाँ की जमीन पथरीली है और बारिश भी कम होती है। अच्छा। और यहाँ की मुख्य नदियाँ जैसे चंबल, बेतवा और केन ये हिमालय की नदियों से अलग हैं। मतलब ये ग्लेशियर से नहीं निकलती? नहीं, ये बारिश पर निर्भर करती हैं। आपने नदियों की बात छेड़ी तो चलिए इसी पर और बात करते हैं। नदियां तो वाकई उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा है। इसमें तो कोई शक नहीं। और यहाँ की नदियों को हम 2 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक जो हिमालय से निकलती हैं और दूसरी जो दक्षिण के पठार से। इससे उनके पानी के बहाव का पैटर्न समझने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले गंगा, राज्य की सबसे लंबी नदी। यूपी में इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। ये बिजनौर से राज्य में प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे कितने ही बड़े शहर इसी के किनारे बसे हैं। और फिर है यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये सहारनपुर से राज्य में प्रवेश करती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। मथुरा और आगरा इसी के तट पर है। जी हाँ। एक नदी है गोमती, जिसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली कि वो पहाड़ों से नहीं निकलती। हाँ, वो मैदानी इलाके की फुल्लर झील से निकलती है, पीलीभीत में। ये बहुत अनोखी बात है। और प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी के किनारे है। फिर आती है घाघरा, जिसे अयोध्या में सरयू कहते हैं। अयोध्या शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। और एक है राप्ती नदी, इसे गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि इसमें अक्सर बहुत भयानक बाढ़ आती है। ये दिखाता है कि नदियां जीवन देती भी हैं और कभी-कभी ले भी लेती हैं। बिल्कुल। और दक्षिण के पठार से निकलने वाली बेतवा और केन ये यमुना में मिलती हैं। हाँ, और बेतवा नदी पर ही माता टीरा और राजघाट बांध बने हुए हैं। तो ये तो हुई नदियों की बात। अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। उत्तर प्रदेश की जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी कह सकते हैं। मतलब यहाँ 3 मुख्य ऋतुएं हैं, गर्मी, बारिश और सर्दी। गर्मी जो मार्च से जून तक होती है, जब लू चलती है। आगरा और झांसी सबसे गर्म जिले माने जाते हैं। जी। और बारिश का मौसम जून से सितंबर। यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न है। आप गोरखपुर और मथुरा की बात करें? हाँ, सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर में होती है और सबसे कम मथुरा में। ऐसा क्यों? ये भूगोल से सीधे तौर पर जुड़ा है। मानसून की हवाएं बंगाल की खाड़ी से आती हैं। मतलब पूरब से पश्चिम की ओर? एकदम।
तो जब वो पूरब में गोरखपुर पहुंचती हैं तो उनमें बहुत नमी होती है और वो जमकर बरसती हैं। और जैसे जैसे वो पश्चिम में मथुरा तक पहुंचती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। हाँ, उनकी नमी कम हो जाती है, इसलिए मथुरा में बारिश कम होती है। ये अंतर राज्य की फसलों पर भी असर डालता होगा। बहुत ज्यादा। और सर्दी का मौसम नवंबर से फरवरी, जिसमें जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। सही। मिट्टी की बात करें तो मैदानी इलाकों में तो जलोढ़ मिट्टी है। हाँ, सबसे ज्यादा वही है। इसमें पोटाश और चूना तो भरपूर होता है, लेकिन एक चीज की कमी होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। और शायद यही कारण है कि यहाँ यूरिया खाद का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किसान को मिट्टी की इसी कमी को पूरा करना होता है। वहीं बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में वहाँ लाल और काली मिट्टी पाई जाती है, जो चना और अरहर जैसी दालों की खेती के लिए अच्छी होती है। जी, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। तो अब आखिर में बात करते हैं वनों की। यूपी में वन क्षेत्र काफी कम है, लगभग 6.15% ही। ये चिंता की बात है। सबसे ज्यादा वन सोनभद्र में है और सबसे कम भदोई जिले में, जो कि एक मैदानी जिला है। हाँ, लेकिन राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, दुधवा नेशनल पार्क। लखीमपुर खीरी में ये बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा अब 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और सबसे नया चित्रकूट का रानीपो टाइगर रिजर्व। तो ये संरक्षण की दिशा में एक अच्छा कदम है। निश्चित रूप से। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के भूगोल की एक तरह से पूरी यात्रा की। हाँ, इसके विशाल मैदानों से लेकर चट्टानी दक्षिणी पठार तक, सोनभद्र जैसे अनूठे जिलों और यहाँ के मौसम की विविधताओं को समझा। तो इसका सार ये है कि उत्तर प्रदेश का भूगोल सिर्फ नक्शों और नदियों तक सीमित नहीं है। सही बात है। ये यहाँ की कृषि, संस्कृति और इतिहास की नींव है। गंगा के मैदान की उर्वरता ही यहाँ की घनी आबादी और ऐतिहासिक महत्व का मुख्य कारण है। बिल्कुल। और अब चलते हैं अगले अध्याय पर। आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना की गहराई में उतर रहे हैं। और हमें जो जानकारी मिली है वो एक ऐसे राज्य की पूरी तस्वीर दिखाती है जिसकी आबादी ब्राजील के बराबर है। तो सवाल यही है कि क्या एक राज्य को मतलब एक देश की तरह चलाया जा सकता है? आज हम इसी विशाल मशीनरी के कह सकते हैं पुर्जे पुर्जे को समझने की कोशिश करेंगे, राज्यपाल के दफ्तर से लेकर गांव की पंचायत तक। और देखेंगे कि असल ताकत किसके हाथ में है। हाँ, और एक आम नागरिक के लिए सरकार का मतलब क्या है। शुरुआत में ही एक दिलचस्प बात सामने आती है, वो है राज्यपाल की दोहरी भूमिका। जी। वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। तो संविधान का जो भाग 6 है वो राज्यपाल के बारे में बताता है, और उसमें एक बहुत ही दिलचस्प वाक्यांश है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। प्रसाद पर्यंत? हाँ। सुनने में तो ये बहुत औपचारिक लगता है, पर इसका असल मतलब तो ये हुआ कि राज्यपाल की कुर्सी मतलब सैद्धांतिक रूप से 5 साल की है, पर असल में उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये तो एक अजीब सी स्थिति है राज्य का मुखिया होने के नाते। हाँ, और यही वो बिंदु है जहां उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की राजनीति की जटिलता सामने आती है। प्रसाद पर्यंत का सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति, जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, वो राज्यपाल को कभी भी हटा सकते हैं। कभी भी। और यहीं पर संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल और वास्तविक प्रमुख यानी मुख्यमंत्री के बीच का वो महीन अंतर और कभी-कभी तनाव भी साफ नजर आता है। क्योंकि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सीधे तौर पर राज्य की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के मुखिया हैं। और इन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी काफी अनोखा है। मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। कोई भी विधेयक उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। और तो और अनुच्छेद 161 के तहत उन्हें सजा माफ करने की शक्ति भी है, सिवाय मृत्युदंड के। जी हाँ, और ये तो उनकी कह सकते हैं सामान्य शक्तियां हैं। असली पेंच तो उनकी विवेकाधीन शक्तियों में छिपा है। विवेकाधीन शक्तियां मतलब वो शक्तियां जिनका इस्तेमाल वो अपनी समझ से करते हैं, बिना मुख्यमंत्री की सलाह के। जैसे कि जब चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले। हाँ, तो किसे सरकार बनाने के लिए बुलाना है ये उनका फैसला होता है। या फिर जो और भी विवादास्पद है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी हो। ये तो बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी, और इसके गलत इस्तेमाल की भी पूरी गुंजाइश है। बिल्कुल। अनुच्छेद 356। हाँ, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना राज्यपाल की सबसे विवादास्पद शक्ति रही है। सैद्धांतिक तौर पर यह राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर एक सेफ्टी वॉल्व है, एक सुरक्षा वॉल्व। लेकिन व्यवहार में, जैसा कि हमें जानकारी से पता चलता है, इसका राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने का एक लंबा इतिहास रहा है। यहीं पर राज्यपाल की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में कुछ बहुत महत्वपूर्ण नाम भी इस पद से जुड़े हैं। सरोजनी नायडू, जो सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं। और वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल इस पद पर हैं। जी। चलिए अब संवैधानिक प्रमुख यानी मुख्यमंत्री की तरफ आते हैं। अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। ये तो सीधी सी बात लगती है। प्रक्रिया सीधी है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद अपने आप में एक पूरा संस्थान है। वो सिर्फ सरकार के मुखिया नहीं है, वो राज्यपाल और अपनी मंत्री परिषद के बीच का पुल भी है। बिल्कुल। राज्य के सारे बड़े फैसले, सारी नीतियां सब उन्हीं के नेतृत्व में बनती और लागू होती हैं। हमारे पास जो नाम है वे उत्तर प्रदेश की राजनीति की पूरी कहानी कहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री, और सुचेता कृपलानी जो सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये तो ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं। और ये सूची हमें ये भी बताती है कि यूपी की राजनीति का राष्ट्रीय पटल पर कितना असर है। चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह दोनों यहाँ मुख्यमंत्री रहे और बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने।
ये दिखाता है कि दिल्ली का रास्ता अक्सर लखनऊ से होकर गुजरता है। इसी सूची में एक और नाम है मायावती का, जो रिकॉर्ड 4 बार मुख्यमंत्री बनी। ये सिर्फ एक आंकड़ा तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उत्तर प्रदेश के समाज और राजनीति के बारे में क्या बताता है? देखिए, मायावती का 4 बार मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है। यह उस दौर को दिखाता है जहां जातिगत समीकरण और सामाजिक न्याय की राजनीति मुख्य धारा में आई। यह साबित करता है कि सत्ता के पारंपरिक केंद्रों को भी सफलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है और एक नया राजनीतिक समीकरण बनाया जा सकता है। हाँ, भले ही वो कई बार गठबंधन की मजबूरियों पर ही क्यों न टिका हो। तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल सरकार चलाते हैं, लेकिन ये जो नीतियां बनाते हैं, जो कानून लागू करते हैं, उन्हें मंजूरी कहाँ से मिलती है? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर राज्य के विधानमंडल की भूमिका आती है, जो उत्तर प्रदेश में और भी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ एक नहीं 2 सदन है। हाँ, उत्तर प्रदेश उन 6 राज्यों में से है जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में 2 स्तरों पर बहस और जांच होती है। अच्छा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सदन है विधानसभा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA वाला सदन। जी। यहाँ 403 सदस्य हैं, जो पूरे भारत में किसी भी राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा हैं। इन्हें हम विधायक या MLA कहते हैं, जो सीधे जनता द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसमें समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व देना भी जरूरी हो जाता होगा। बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक 403 में से 84 सीटें अनुसूचित जाति यानी SC और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आरक्षित हैं। और एक अहम बदलाव ये भी हुआ है कि 104वें संविधान संशोधन के बाद वो जो एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत करने की पुरानी व्यवस्था थी, वो अब खत्म कर दी गई। हाँ, वो खत्म हो गई है। बिल्कुल सही। अब आते हैं दूसरे यानी उच्च सदन पर, जिसे विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। विधान परिषद यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, राज्यसभा की तरह। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसमें 100 सदस्य होते हैं। और ये संख्या भी भारत में सबसे ज्यादा है। जी, यह भी भारत के सभी राज्यों की विधान परिषदों में सबसे ज्यादा है। अनोखा और जटिल है, ये सीधी सीधी वोटिंग नहीं है। हाँ, और यही इसकी खासियत है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह व्यवस्था सिर्फ राजनेताओं को ही नहीं, बल्कि समाज के दूसरे क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोगों को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए बनाई गई है। अच्छा, ये कैसे? इसका बंटवारा देखिए। 1/3 सदस्य तो विधानसभा के विधायक अपने में से चुनते हैं। ठीक है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका और जिला बोर्डों के सदस्य चुनते हैं। फिर 112 सदस्य राज्य के शिक्षक चुनते हैं। शिक्षक भी? हाँ, और 112 सदस्य स्नातक यानी ग्रेजुएट चुनते हैं। अरे वाह। और बाकी बचे 16 सदस्यों को राज्यपाल खुद मनोनीत करते हैं। ये लोग कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। ये व्यवस्था सुनने में तो बहुत आदर्श लगती है, मतलब जहाँ शिक्षकों, स्नातकों और विशेषज्ञों को भी सीधे विधायिका में अपनी बात रखने का मौका मिलता है। लेकिन क्या ये व्यवहार में भी उतनी ही प्रभावी है, या ये बस राजनीतिक नियुक्तियों और कह सकते हैं एहसान चुकाने का एक और रास्ता बन जाती है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, इस व्यवस्था के पीछे की सोच यही थी कि विधानसभा की जो राजनीतिक गहमागहमी होती है, उससे अलग विधान परिषद में मुद्दों पर ज्यादा गंभीरता और विशेषज्ञता के साथ विचार हो सके। और होता भी होगा कई बार। कई मामलों में ऐसा होता भी है, जहां मनोनीत सदस्य अपनी विशेषज्ञता का लाभ देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि समय के साथ इसे अक्सर सक्रिय राजनीति से रिटायर हुए नेताओं को समायोजित करने या गठबंधन के सहयोगियों को खुश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो इसकी प्रभावशीलता नियत पर निर्भर करती है। बिल्कुल, कि इसका इस्तेमाल किस मंशा से किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक कार्यपालिका है जो काम करती है और एक विधायिका है जो कानून बनाती है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई अपने दायरे से बाहर जाए या कोई ऐसा कानून बना दें जो संविधान के खिलाफ हो, तो उसे कौन रोकेगा? यहीं पर न्यायपालिका की भूमिका आती है। न्यायपालिका। और उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका का केंद्र है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। इसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी। आगरा में? हाँ, जिसे कुछ साल बाद प्रयागराज ले जाया गया। लखनऊ में इसकी एक स्थायी खंडपीठ भी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इसकी क्षमता है। न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है 160। 160 जज। ये आंकड़ा ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इस राज्य में न्याय व्यवस्था पर कितना बोझ है और इसका महत्व कितना ज्यादा है। इस संख्या के आधार पर यह न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। पूरे एशिया का? जी हाँ। चलिए, अब राज्य की राजधानी से निकलकर उस स्तर पर चलते हैं जहां सरकार सीधे लोगों से मिलती है, यानी पंचायती राज। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की विशाल ग्रामीण आबादी के लिए सरकार का असली मतलब लखनऊ में बैठे मंत्री नहीं, बल्कि उनके गांव का प्रधान और ब्लॉक का प्रमुख है। यहाँ बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसे 73वें संविधान संशोधन से संवैधानिक सुरक्षा मिली है। जी। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? सबसे निचले और सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर है ग्राम पंचायत। इसका मुखिया होता है प्रधान, जिसे गांव के लोग सीधे चुनते हैं। हाँ, गांव के सभी वयस्क मतदाता सीधे वोट देकर चुनते हैं। गांव की सड़क, नाली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतें इसी के जिम्मे होती हैं। और इसके ऊपर? इसके ऊपर यानी मध्य स्तर पर है क्षेत्र पंचायत, जिसे हम ब्लॉक भी कहते हैं। इसका प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है।
जिसका चुनाव गांव के चुने हुए पंचायत सदस्य मतलब बीडीसी करते हैं। तो ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। हाँ, और सबसे ऊपर जिले के स्तर पर है जिला पंचायत। इसका मुखिया जिला अध्यक्ष होता है और उसका चुनाव भी जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य ही करते हैं। और इन सब में एक बहुत ही प्रगतिशील बात जो हमारी जानकारी में सामने आई है वो है महिलाओं के लिए आरक्षण। हाँ, न्यूनतम 1/3 यानी 33% सीटों का आरक्षण। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। निस्संदेह इससे न सिर्फ लाखों महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में पहली बार हिस्सा लेने का मौका मिला है, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर विकास के मुद्दों का नजरिया भी बदला है। तो ये तो हो गई राजनीतिक संरचना, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधान तक ये सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लेकिन इनकी नीतियों को दिन प्रतिदिन जमीन पर उतारने का काम कौन करता है? यहाँ सरकार की स्थायी मशीनरी यानी प्रशासन की भूमिका आती है। प्रशासन मतलब ब्यूरोक्रेसी। और ये मशीनरी भी राज्य की तरह ही विशाल है। प्रशासन में एक कहावत है कि जिले में डीएम की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, ये तो सुना है। भले ही ये अतिशोक्ति हो, पर यह दिखाता है कि जमीनी स्तर पर शक्तियां कितनी केंद्रीकृत हैं और ये पद कितना महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा ढांचा काम कैसे करता है? मंडल, जिला, तहसील, ये सब क्या है? इसे ऊपर से नीचे समझते हैं। पूरे राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 18 मंडलों यानी डिविजन्स में बांटा गया है। 18 मंडल? हाँ, हर मंडल में 3 से 6 जिले होते हैं। मंडल का बॉस एक बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है जिसे मंडलायुक्त या डिविजनल कमिश्नर कहते हैं। ठीक है। फिर मंडल के नीचे आते हैं जिले, जो यूपी में कुल 75 हैं। जिले का मुख्य प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है जिलाधिकारी यानी डीएम या कलेक्टर। डीएम। पुलिस प्रशासन में भी एक दिलचस्प बंटवारा है। ज्यादातर जिलों में पुलिस प्रमुख एसपी या एसएसपी होते हैं जो डीएम के साथ मिलकर काम करते हैं। जी। लेकिन लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे 7 बड़े शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। इसका मतलब क्या और यह अलग क्यों है? ये एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है। इसका मकसद बड़े और जटिल शहरी इलाकों में पुलिसिंग को ज्यादा प्रभावी और तेज बनाना है। सामान्य व्यवस्था में कानून व्यवस्था से जुड़ी कई शक्तियां जैसे धारा 144 लगाना या किसी प्रदर्शन की अनुमति देना ये डीएम के पास होती हैं। पुलिस को उनसे पूछना पड़ता है। अच्छा। लेकिन कमिश्नरेट प्रणाली में ये मजिस्ट्रेट वाली शक्तियां पुलिस कमिश्नर को दे दी जाती हैं। तो इससे पुलिस को फैसले लेने के लिए डीएम की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, जिससे आपातकालीन स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सकती है। तो ये कमिश्नरेट प्रणाली, इसका मतलब है कि पुलिस को ज्यादा स्वायत्तता और ताकत दी जा रही है। हाँ, एक तरह से इसके पीछे की सोच तो तेजी से काम करना है, लेकिन क्या इससे शक्ति के दुरुपयोग का खतरा भी नहीं बढ़ता? ये बहस का एक अहम मुद्दा है। समर्थकों का कहना है कि इससे पुलिस की जवाबदेही बढ़ती है क्योंकि अब वो किसी और पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। वहीं आलोचकों को यही चिंता रहती है कि इससे पुलिस के हाथ में असीमित अधिकार आ सकते हैं। इसलिए व्यवस्था सिर्फ बड़े महानगरों में ही लागू की गई है, जहां चुनौतियां अलग किस्म की होती हैं। जी। और इस पूरी प्रशासनिक श्रृंखला में सबसे आखिरी कड़ी कौन है? वो सरकारी कर्मचारी जिससे एक आम नागरिक का सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है। अगर हम राजस्व प्रशासन की बात करें तो वो है लेखपाल। लेखपाल, जिसे कुछ राज्यों में पटवारी भी कहते हैं। हाँ, वही। ये इस विशाल मशीनरी की सबसे जमीनी और शायद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जमीन के सारे रिकॉर्ड, नक्शे, किस खेत का मालिक कौन है, फसल का ब्यौरा क्या है, सब कुछ लेखपाल के रजिस्टर में दर्ज होता है। हाँ, जिसे खसरा खतौनी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री किसानों के लिए कोई योजना बनाते हैं और उसका सीधा असर हजारों किलोमीटर दूर किसी गांव में उस लेखपाल के काम पर पड़ता है जो किसी किसान की जमीन का ब्यौरा दर्ज कर रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत लंबी और जटिल चेन है। तो हमने उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था का एक पूरा चक्कर लगाया, राज्यपाल के आलीशान दफ्तर से लेकर गांव में जमीन का हिसाब किताब रखने वाले लेखपाल तक। ये एक विशाल और अविश्वसनीय रूप से जटिल मशीनरी है जो लगभग 24 करोड़ लोगों के जीवन को रोज प्रभावित करती है। बिल्कुल, ये संरचना एक ऐसे राज्य को चलाने के लिए बनाई गई है जिसकी आबादी दुनिया के ज्यादातर देशों से भी ज्यादा है। इसमें हर स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों यानी नेताओं और स्थायी नौकरशाही यानी अधिकारियों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और यही संतुलन इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है और इसकी सबसे बड़ी खूबी भी। अच्छा, तो अब चलते हैं अगले अध्याय पर। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश की आर्थिक रूपरेखा किताब का अध्याय 4 है जो सीधे सीधे यूपी की अर्थव्यवस्था पर बात करता है। और इसमें घुसते ही एक बहुत बड़ा दावा सामने आता है कि उत्तर प्रदेश अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बिल्कुल, और सिर्फ दावा ही नहीं, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा भी। लक्ष्य है इसे $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि मतलब कई देशों की कुल जीडीपी भी इतनी नहीं होती। सही बात है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हम इस किताब के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी की अर्थव्यवस्था के 2 चेहरे कौन से हैं। एक तरफ इसकी सदियों पुरानी कृषि और पारंपरिक उद्योग हैं जो इसकी पहचान है, और दूसरी तरफ $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ये आधुनिक महत्वाकांक्षा। हाँ, देखते हैं कि ये दोनों चेहरे एक साथ कैसे चल रहे हैं। ये एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है क्योंकि इस अध्याय में जो भी आंकड़े और योजनाएं दी गई हैं वो इसी संतुलन को साधने की कोशिश करती दिखती हैं। तो समझिए कि हम एक तरह से यूपी की अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी पुरानी ताकतें क्या हैं और भविष्य की उड़ान के लिए कौन से नए पंख लगाए जा रहे हैं। बढ़िया।
तो नब्ज पकड़ने की शुरुआत जमीन से ही करते हैं, यानी कृषि से। किताब कहती है कि आज भी राज्य की लगभग 65% आबादी सीधे तौर पर खेतीबाड़ी पर निर्भर है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी भी आधुनिक हो जाए, उसकी नींव आज भी खेतों में ही है। और यूपी इस मामले में सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि देश का पेट भरने में भी सबसे आगे है। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका पहला स्थान है। जब खाद्यान्न की बात आती है तो सबसे पहले जहन में गेहूं आता है। किताब में बताया गया है कि यूपी देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। लगभग 32% हिस्सा यहीं से आता है। गंगा घाघरा का जो दोआब क्षेत्र है वो इसका गढ़ है। बिल्कुल। ये तो हुई कुल उत्पादन की बात, लेकिन किताब में एक बहुत दिलचस्प बारीकी की ओर इशारा किया गया है। हाँ, मैंने भी उस पर ध्यान दिया कि कुल उत्पादन में तो यूपी नंबर 1 है, लेकिन जब बात प्रति हेक्टेयर उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी की आती है तो पंजाब बाजी मार ले जाता है। ये एक अजीब सी बात नहीं है कि जमीन ज्यादा, उत्पादन ज्यादा, लेकिन जमीन का निचोड़ उतना नहीं? ये अजीब नहीं, बल्कि ये यूपी की कृषि के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और ये अंतर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास जमीन तो है, पर हम उससे उतना नहीं निकाल पा रहे हैं जितना संभव है। इसके पीछे छोटे छोटे खेतों में बटी जमीन, सिंचाई के तरीकों में सुधार की गुंजाइश और कह सकते हैं कि नई तकनीक को अपनाने की धीमी रफ्तार जैसे कई गहरे कारण हैं। इस पहेली को सुलझाए बिना कृषि आय को दोगुना करना तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, गेहूं के बाद बात करते हैं उस फसल की जो सीधे किसानों की जेब में पैसा लाती है, गन्ना। यूपी को भारत का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। और ये तमगा उसे ऐसे ही नहीं मिला है। गन्ना राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। पश्चिमी यूपी का मेरठ, मुजफ्फरनगर और जो तराई का इलाका है वो इसकी खेती का दिल है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इसका एक लंबा इतिहास है। किताब में जिक्र है कि भारत की पहली चीनी मिल 1903 में देवरिया के प्रतापपुर में ही लगी थी। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी विरासत है ये। गेहूं और गन्ने के बाद चावल का नंबर आता है। चंदौली जिले को चावल का कटोरा कहा गया है। हाँ, और चावल में भी एक सुपरस्टार है, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल। किताब में उसे बुद्ध चावल भी कहा गया है, क्योंकि माना जाता है कि ये उस क्षेत्र में बुद्ध के समय से उगाया जा रहा है। उसका स्वाद और सुगंध उसे दुनिया भर में खास बनाते हैं। और ये सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। मुझे लगता है ये एक जिला एक उत्पाद योजना का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, हम उस योजना पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन काला नमक चावल दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय उत्पाद को वैश्विक पहचान दी जा सकती है। इसी तरह आलू के लिए फर्रुखाबाद आगरा बेल्ट, आंवले के लिए प्रतापगढ़ और आम के लिए मलिहाबाद और वाराणसी भी। मलिहाबाद का दशहरी आम तो खैर, हाँ, उसका तो कोई जवाब नहीं। मुझे तो गर्मियों का इंतजार ही दशहरी आम के लिए रहता है। खैर, इन सभी फसलों के लिए पानी सबसे जरूरी है और सिंचाई के जो आंकड़े दिए गए हैं वे काफी चौंकाने वाले हैं। वे एक बहुत जरूरी कहानी बताते हैं। किताब के मुताबिक यूपी में लगभग 75% सिंचाई नलकूपों यानी ट्यूबवेल से होती है। 75%? हाँ, 75%। इसका मतलब है कि 3/4 खेती भूजल पर निर्भर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जमीन के नीचे के पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। क्या ये लंबे समय में एक चिंता का विषय नहीं है, जैसे भूजल स्तर का गिरना? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और किताब सीधे तौर पर भले ही इस पर बहुत विश्लेषण ना करे, पर ये आंकड़े इसी तरफ इशारा करते हैं। नलकूपों के बाद नहरों का नंबर आता है, जो करीब 15% सिंचाई करती हैं। और यहाँ भी इतिहास का एक दिलचस्प पहलू है। शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, लेकिन सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। कमाल है, एक मुगल बादशाह की बनवाई नहर आज भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे अतीत हमेशा वर्तमान का हिस्सा बना रहता है। तो ये तो एक खेती की बात जो यूपी की जमीनी हकीकत है, लेकिन सिर्फ खेती से तो $1 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए फैक्ट्रियों का पहिया भी तेजी से घूमना जरूरी है। और किताब में उद्योगों की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां हमने कृषि की बात छोड़ी थी, चीनी उद्योग। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये यूपी का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। गन्ना किसान उगाता है और मिलें उसे चीनी और अब इथेनॉल में बदलती हैं, जो एक क्लीन फ्यूल है। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? वो है हथकरघा और वस्त्र उद्योग। और यहाँ सबसे पहले नाम आता है कानपुर का। उसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। कहा जाता था, मतलब अब नहीं? क्या उस तमगे की चमक फीकी पड़ गई है? ये एक अच्छा सवाल है। मैनचेस्टर की उपाधि कपड़ा उद्योग की वजह से मिलती है। कानपुर सूती और ऊनी कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था, साथ ही चमड़ा उद्योग का भी। आज भी ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है, लेकिन वो पुरानी शान शायद कुछ कम हुई है। पर यूपी के औद्योगिक नक्शे पर सिर्फ कानपुर नहीं है, हर शहर की अपनी एक खास पहचान है। जैसे वाराणसी अपनी बनारसी साड़ियों के लिए। ये तो सिर्फ एक कपड़ा नहीं, एक कला है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। बिल्कुल। और भदोही की कालीनें, जिन्हें जीआई टैग भी मिला है और उसे कार्पेट सिटी भी कहते हैं, या लखनऊ की चिकनकारी की नाजुक कढ़ाई, ये सब दिखाते हैं कि यूपी का उद्योग सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनों से नहीं, बल्कि कारीगरों के हुनरमंद हाथों से भी चलता है। ये वही परंपरा वाली बात हो गई। और धातुओं की बात करें तो मुरादाबाद का पीतल का काम, जिसे पीतल नगरी कहते हैं, या अलीगढ़ के ताले, और फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां। हाँ, फिरोजाबाद की चूड़ियां सुहाग नगरी कहते हैं, वहां की हवा में भी कांच के खनक है। क्या बात है। और इन सभी पारंपरिक उद्योगों को एक संगठित रूप देने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए ही एमएसएमई मतलब छोटे और मझोले उद्योग और ओडीओपी जैसी योजनाओं की भूमिका आती है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि देश की सबसे ज्यादा एमएसएमई इकाइयां, लगभग 14% से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में है। अच्छा। हाँ, यही वो उद्योग हैं जो चुपचाप सबसे ज्यादा लोगों को काम देते हैं।
और ये ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, ये सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या इस जमीन पर ये उतनी ही कारगर है? क्या सिर्फ ब्रांडिंग कर देने से कन्नौज का इत्र या भदोही की कलीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर पाएगी? इसमें क्या चुनौतियां हैं? ये एक बहुत व्यवहारिक सवाल है। देखिए, ओडीओपी योजना का जो मूल विचार है वो बहुत शक्तिशाली है। स्थानीय हुनर को वैश्विक बाजार से जोड़ना, कन्नौज का इत्र, गोरखपुर का टेराकोटा, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, इन सबको एक मंच देना। चुनौती आती है क्वालिटी कंट्रोल में, बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। सिर्फ एक अच्छा उत्पाद होना काफी नहीं है, उसे सही समय पर सही क्वालिटी के साथ बाजार तक पहुंचाना वो असली खेल है। ये योजना उसी इकोसिस्टम को बनाने का एक प्रयास है, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। समझ गई। तो ये एक तरफ पारंपरिक उद्योगों को सहेजने और उन्हें नया जीवन देने की कोशिश है, लेकिन किताब में एक बहुत ही आधुनिक और भविष्य की तरफ देखती हुई पहल का भी जिक्र है, डिफेंस कॉरिडोर। ये पारंपरिक पीतल नगरी और चिकनकारी से एकदम अलग दुनिया लगती है। और ये यूपी की अर्थव्यवस्था की दोहरी कहानी का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ हम इत्र और कालीन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ तोप और लड़ाकू विमानों के पुर्जों की। ये डिफेंस कॉरिडोर भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की एक बड़ी राष्ट्रीय योजना का हिस्सा है। इसके 6 नोड या केंद्र बनाए जा रहे हैं: लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट। अच्छा। हाँ, यहाँ बड़ी बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रक्षा उपकरण बनाने की फैक्ट्रियां लगा रही हैं। ये राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। तो ये साफ दिख रहा है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता की दो पटरियों पर इस अर्थव्यवस्था को दौड़ाने की कोशिश हो रही है। अब देखते हैं कि इस गाड़ी को चलाने के लिए सरकार ईंधन कहाँ से डाल रही है, यानी बजट और योजनाएं। किताब में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। सही। अगर आपको $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है तो आपको सामान और लोगों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए विश्व स्तरीय सड़कें और हवाई अड्डे चाहिए। इसीलिए यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे का एक जाल है जो राज्य के अलग अलग कोनों को जोड़ रहा है। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, हवाई मार्ग भी। किताब के मुताबिक यूपी 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या और अब जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कनेक्टिविटी में एक क्वांटम लीप है। सोचिए, एक किसान या एक कारीगर का उत्पाद अब सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकता है। ये पर्यटन और निवेश दोनों के लिए दरवाजे खोलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह निवेश उस $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की जमीन तैयार कर रहा है। ये तो हुई बड़े पैमाने की बात, लेकिन आम लोगों के जीवन को सीधे तौर पर छूने वाली योजनाओं के बारे में किताब में क्या बताया गया है? इसमें कुछ प्रमुख योजनाओं का जिक्र है जो समाज के अलग अलग वर्गों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जैसे कन्या सुमंगला योजना। ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ये बालिकाओं की शिक्षा को उनके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। इसमें 6 अलग अलग चरणों में पैसा दिया जाता है ताकि परिवार उन्हें स्कूल भेजता रहे। छात्रों के लिए एक अभ्युदय योजना का भी जिक्र है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका मकसद है कि किसी भी प्रतिभाशाली छात्र के सपनों के बीच पैसा बाधा न बने। इसके तहत IAS, PCS, JEE, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती है। ये एक तरह से अवसरों की समानता लाने की कोशिश है। और एक योजना जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जो पारंपरिक कारीगरों पर केंद्रित है। बिल्कुल, ये योजना उन लोगों के लिए है जिनके हुनर को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे बढ़ई, दर्जी, नाई, सुनार, कुम्हार। ये योजना उनके पारंपरिक कौशल को सम्मान देती है और उन्हें आधुनिक ट्रेनिंग और बेहतर काम के लिए टूल किट मुहैया कराती है ताकि वे समय के साथ चल सकें और उनकी आमदनी बढ़े। किताब में एक मातृभूमि योजना का भी जिक्र है जिसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अनोखा लगा। ये वाकई एक अनूठी पहल है। ये विकास में जन भागीदारी का एक बहुत भावनात्मक मॉडल है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति जो अपने गांव से बाहर रहता है वो अपने गांव में कोई विकास का काम जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र या सड़क बनवाना चाहता है तो वो कुल लागत का 50% दे सकता है। बाकी 50% सरकार में लाएगी। और सबसे खास बात यह है कि उस प्रोजेक्ट का नाम उस व्यक्ति के किसी पूर्वज या प्रियजन के नाम पे रखा जा सकता है। ये लोगों को अपनी जड़ों से वापस जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। हाँ, ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि अपनी मिट्टी से भावनात्मक रूप से जुड़ना है। ये विकास को एक सरकारी काम से एक निजी मिशन में बदल देता है। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। इसके पास एक विशाल कृषि आधार की पुरानी ताकत है, पारंपरिक और आधुनिक उद्योगों का एक अनूठा मिश्रण है और भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा दाव लगाया जा रहा है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि ये सिर्फ एक दिशा में दौड़ने की कोशिश नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृषि को भूलकर सिर्फ उद्योगों पर ध्यान दिया जा रहा है या पारंपरिक हुनर को छोड़कर सिर्फ डिफेंस कॉरिडोर जैसी नई चीजों पर। कोशिश ये दिखती है कि कैसे पारंपरिक ताकतों जैसे गन्ना या हथकरघा को ODOP जैसी योजनाओं से नया जीवन दिया जाए और साथ ही साथ भविष्य की तकनीक के लिए भी जगह बनाई जाए। ये एक बहुआयामी रणनीति है। अब चलते हैं अगले अध्याय पर। आज हम उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और विरासत की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है
वे यूपी को सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं बताते, बल्कि भारतीय संस्कृति की हृदय स्थली के रूप में पेश करते हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों की एक लिस्ट बनाना नहीं है, नहीं। बल्कि उस धड़कन को महसूस करना है जो यहाँ के संगीत में, यहाँ के नृत्य में और मतलब यहाँ के लोगों के रोजमर्रा के जीवन में सुनाई देती है। और ये सिर्फ एक क्या कहते हैं भावनात्मक यात्रा नहीं है। हमारे स्रोतों में ये बात साफ तौर पर लिखी है कि ये जो अध्याय है ये यूपीपीसीएस, आरओएआरओ जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितना अहम है। हाँ, ये तो है। तो आज की हमारी बातचीत में कोशिश यही रहेगी कि हम कहानी और जानकारी दोनों के बीच एक संतुलन बना पाएं। हम हर परंपरा के पीछे का क्यों और कैसे उसे समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये बातें सिर्फ याद ना रहें बल्कि समझ में भी आएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यूपी की संस्कृति को समझने के लिए हम इसे एक इंसान के जीवन चक्र की तरह देखते हैं। अच्छा। जन्म के गीत से शुरू करके जवानी के नाच गाने, फिर रोजी रोटी से जुड़े हुनर और आखिर में समाज को एक साथ लाने वाले मेले और त्योहारों तक। ये एक शानदार नजरिया है। तो इस जीवन चक्र की शुरुआत जन्म से होती है और जन्म के साथ ही जुड़ा है सोहर गीत। हाँ, अवध और पूर्वांचल में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सोहर गाया जाता है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, नहीं, ये एक मंगल कामना है, एक उत्सव की घोषणा है। लेकिन लोकगीतों की दुनिया तो बहुत बड़ी है। सोहर के बाद जब जीवन में रंग भरते हैं तो अलग अलग मौसम और मौकों के गीत सामने आते हैं, जैसे मिर्जापुर की कजरी। कजरी बहुत दिलचस्प है। पहली नजर में ये बारिश के मौसम का गीत लगता है, लेकिन इसकी आत्मा में विरह और श्रृंगार है। अच्छा। हाँ, मतलब इसमें एक तरफ जुदाई का दर्द है तो दूसरी तरफ प्यार की कसक भी। ये दिखाता है कि यूपी की लोक संस्कृति में मौसम सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं है, वो सीधे सीधे इंसानी जज्बातों को छूता है। बारिश का इंतजार और अपने प्रिय का इंतजार दोनों एक ही भावना बन जाते हैं। और भावनाओं की बात करें तो पूर्वांचल का बिरहा भी है। स्रोत बताते हैं कि इसे यादव समुदाय के लोग गाते हैं। बिरहा मतलब इस शब्द का मतलब तो विरह या बिछड़ना होता है। तो क्या ये हमेशा उदासी भरे गीत होते हैं? दिलचस्प बात यह है कि नहीं। इसकी शुरुआत तो विरह वेदना को बयान करने से हुई थी, लेकिन वक्त के साथ इसका रूप बदल गया। कैसे? आज ये किसी भी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे पर एक जोरदार बहस का रूप ले लेता है, जिसे दो गायक सवाल जवाब के अंदाज में पूरी ऊर्जा के साथ गाते हैं। ये लोकगीत का एक बहुत ही जीवंत और समकालीन रूप है। वाह, मतलब मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक टिप्पणी भी। बिल्कुल। और इसी तरह बुंदेलखंड का आल्हा तो पूरी तरह से वीर रस से सराबोर है। इसमें आल्हा और ऊदल नाम के दो भाइयों की बहादुरी के किस्से हैं। हाँ, और ये भी ज्यादातर वर्षा ऋतु में गाया जाता है, शायद इसलिए कि बारिश के मौसम में जब खेती का काम कम होता था तो लोग शाम को चौपाल पर इकट्ठा होकर इन वीर गाथाओं को सुनते थे। सही बात है। इससे उनमें जोश और साहस का संचार होता था। ये सिर्फ गीत नहीं बल्कि सामुदायिक भावना को जगाने का एक तरीका था। तो ये तो हुई गीतों की बात जो जीवन के हर रंग को आवाज देते हैं। लेकिन जब यही भावनाएं शरीर के जरिए जाहिर होती हैं तो वो नृत्य का रूप ले लेती हैं। और यहाँ तो उत्तर भारत का इकलौता शास्त्रीय नृत्य कथक मौजूद है। कथक की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका जन्म हुआ मंदिरों में, जहां पुजारी कथा सुनाते हुए अभिनय करते थे। एक कहावत भी है, कथा कहे सो कथक कहावे। मतलब जो कथा कहता है वही कथक है। बिल्कुल। लेकिन समय के साथ ये मंदिरों से निकलकर शाही दरबारों तक पहुंचा और यहीं से इसके अलग अलग अंदाज या घराने बने। स्रोत में दो प्रमुख घरानों का जिक्र है, लखनऊ और बनारस। क्या इसका मतलब यह है कि एक ही नृत्य को करने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं या ये सिर्फ अंदाज का फर्क है? ये सवाल बहुत अच्छा है। ये सिर्फ अंदाज का फर्क नहीं है, इसके पीछे दोनों शहरों का पूरा मिजाज छिपा है। अच्छा। लखनऊ जो नवाब वाजिद अली शाह की सरपरस्ती में फला फूला, वहाँ नफासत, अदब और भावनाओं के इजहार पर जोर था। अच्छा। इसलिए लखनऊ घराने के कथक में आपको भाव, अभिनय और सुंदरता ज्यादा दिखेगी। बिरजू महाराज इसी परंपरा के सबसे बड़े नाम है। और बनारस घराना? बनारस हमेशा से एक आध्यात्मिक और संगीत का केंद्र रहा है। वहाँ लय और ताल की साधना पर ज्यादा ध्यान दिया गया। तो मतलब टेक्निक पर ज्यादा जोर था। हाँ, एक तरह से। इसलिए बनारस घराने के कथक में आपको मुश्किल ताल, पैरों की तेज और जटिल हरकतें ज्यादा मिलेंगी। ये एक तरह से नृत्य के जरिए की जाने वाली साधना है। ये तो अद्भुत है। और शास्त्रीय नृत्य के अलावा लोक नृत्यों की तो एक पूरी दुनिया है। मुझे ब्रज क्षेत्र के चरकोला नृत्य के बारे में पढ़कर बहुत हैरानी हुई। सिर पर एक बड़े से पहिए पर 108 जलते हुए दिए रखकर नाचना। हाँ। ये तो कल्पना से भी परे है। बिल्कुल। ये भक्ति, कला और संतुलन का एक अविश्वसनीय संगम है। वो 108 दिए सिर्फ रोशनी नहीं है, वे शायद पवित्रता और आस्था के प्रतीक हैं। इसी तरह ब्रज में रासलीला है, जो राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी को एक नृत्य नाटिका के रूप में पेश करती है। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव है। सही कहा। और मैंने बुंदेलखंड के राई नृत्य के बारे में भी पढ़ा, जिसे बुंदेलखंड का मयूर नृत्य कहते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? इसे अक्सर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर महिलाएं करती हैं। मान्यता है कि जैसे बारिश के मौसम में मोर खुशी से नाचता है, वैसे ही कृष्ण के जन्म की खुशी में नृत्य किया जाता है। क्या बात है! ये प्रकृति और आस्था को जोड़ने का एक खूबसूरत तरीका है। और हमें सोनभद्र और मिर्जापुर के आदिवासी समुदायों के कर्मा नृत्य को भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, कर्मा नृत्य, जो फसल की कटाई और प्रकृति के प्रति आभार जताने के लिए किया जाता है। ये दिखाता है कि यूपी की सांस्कृतिक जड़ें कितनी विविध और गहरी हैं। तो ये तो हुई मंच पर या चौपाल पर दिखने वाली कला, लेकिन यूपी की कला तो लोगों के जीवन में, उनके पहनावे में भी रची बसी है। जब पहनावे की बात आती है तो बनारसी साड़ी का जिक्र कैसे ना हो? बनारसी साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये एक विरासत है। सही बात है। जिसे बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं।
सोने और चांदी के धागों से की गई जरी की कारीगरी और उस पर बने जटिल डिजाइन जैसे बूटी, बेल, कोनिया इसे एक कलाकृति बना देते हैं। और लखनऊ की चिकनकारी, उसे तो नवाबों की कला कहा जाता है। ये सिर्फ एक कढ़ाई है या इसमें कुछ खास है? ये दुनिया की सबसे नाजुक और महीन कढ़ाइयों में से एक है। इसमें कोई चमक दमक नहीं होती, बल्कि सादगी में ही इसकी खूबसूरती है। और सुना है इसमें टांके भी कई तरह के होते हैं। चिकनकारी में 32 से ज्यादा तरह के टांके होते हैं, जैसे टेपची जो एक साधारण रनिंग स्टिच है, या बाखिया जिससे कपड़े पर एक शैडो इफेक्ट यानी परछाई जैसा असर पैदा होता है। अरे वाह! ये सफेद धागे से सफेद कपड़े पर की जाने वाली कारीगरी है जो अपने आप में इसे बहुत खास बनाती है। मतलब ये कलाएं सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि तकनीकी रूप से भी बहुत उन्नत है। और इन दस्तावेजों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी योजना का भी जिक्र है। ये इन कलाओं को कैसे मदद कर रही है? ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद योजना एक बहुत अच्छी पहल है। इसका मकसद हर जिले के एक पारंपरिक उत्पाद को पहचान दिलाना और उसे बढ़ावा देना है। जैसे भदोही के कालीन। बिल्कुल, जिन्हें कारपेट सिटी भी कहा जाता है, वो इस योजना का हिस्सा हैं। इससे वहाँ के कारीगरों को बेहतर बाजार मिलता है, उनके हुनर को पहचान मिलती है और ये सदियों पुरानी कला जिंदा रहती है। इसी तरह गोरखपुर का टेराकोटा भी है। हाँ, जहाँ पकी हुई मिट्टी से मूर्तियां और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। और मुरादाबाद का पीतल का काम, जिसे पीतल नगरी का नाम से जाना जाता है। और कन्नौज के इत्र को कैसे भूल सकते हैं? उसे तो बिल्कुल नहीं। आज जब दुनिया सिंथेटिक परफ्यूम से भरी पड़ी है, कन्नौज में आज भी पारंपरिक देग भपका विधि से फूलों की आत्मा को निचोड़कर इत्र तैयार किया जाता है। ये सुनने में ही कितना काव्यात्मक लगता है। भी वो सिर्फ खुशबू नहीं बनाते, वो एक बोतल में पूरी सुबह को या बारिश के बाद की मिट्टी की महक को कैद कर लेते हैं। ये एक धीमी और सब्र वाली प्रक्रिया है जो अपने आप में कला है। और जब ये सारे रंग, ये सारी कलाएं और ये सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो एक मेले या त्योहार का रूप ले लेता है। बढ़ते हुए मेरा ध्यान एक आंकड़े पर गया कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा मेले लगभग 2250 हर साल उत्तर प्रदेश में लगते हैं। हाँ, और ये संख्या दिखाती है कि यहाँ का सामाजिक ताना बाना कितना जीवंत है। ये मेले सिर्फ खरीदारी करने की जगह नहीं है। नहीं, ये लोगों के मिलने जुलने का एक जरिया है, अपनी संस्कृति का जश्न मनाने और अपनी पहचान को मजबूत करने का जरिया है। और इन सब में सिरमौर है प्रयागराज का कुंभ मेला, जिसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। अगला महाकुंभ 2025 में होना है। जी, ये तो एक अविश्वसनीय अनुभव होगा। कुंभ सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि प्रबंधन और व्यवस्था का भी एक चमत्कार है। सही बात है। लेकिन बड़े मेलों के अलावा छोटे छोटे स्थानीय मेले भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे मेरठ का नौचंदी मेला। उसकी खासियत यह है कि वहाँ नवचंडी देवी का मंदिर और बाले मियाँ की मजार लगभग आमने सामने है। बिल्कुल, ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीता जागता प्रतीक है, जहाँ दोनों समुदाय के लोग एक साथ आते हैं। और आगरा का बटेश्वर मेला जो पशुओं के लिए, खासकर ऊंटों के व्यापार के लिए मशहूर है। हाँ, ये मेले स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी हैं। त्योहारों की बात करें तो बरसाना और नंदगांव की लठमार होली का जिक्र किए बिना बात अधूरी रहेगी। वो तो है ही। वो सिर्फ रंग खेलने का त्योहार नहीं है, वो एक सामाजिक अनुष्ठान है जिसमें एक अनूठा मजाक और परंपरा है, जहाँ महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं और पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं। एकदम। ये कृष्ण और गोपियों की छेड़छाड़ को आज भी जिंदा रखता है। एकदम। और अयोध्या का दीपोत्सव, जहां सरयू नदी के किनारे लाखों दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, वो नजारा भी देखने लायक होता है। या फिर मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी की धूम। ऐसा लगता है कि यूपी में साल का हर दिन एक उत्सव है। तो जन्म के सोहर से लेकर कुंभ के महासमागम तक हमने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि की एक छोटी सी झलक देखी। ये सच में भारत की हृदय स्थली है, जहां परंपराएं आज भी सांस लेती हैं। और हमने देखा कि यहाँ हर कला, हर परंपरा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, उसके पीछे गहरा सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संदर्भ है। ये चीजें इस क्षेत्र के इतिहास को, समाज को और लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया है। ये हमें बताती हैं कि हम कौन हैं और हमारी जड़ें कहाँ हैं। बिल्कुल। तो अब चलते हैं अगले अध्याय पर। आज हमारे सामने है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा अध्याय 6, भाषा, साहित्य एवं शिक्षा। हाँ, और ये तीनों विषय अपने आप में बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। और पहली नजर में ये किसी गाइड बुक का चैप्टर जैसा लगता है ना? लेकिन जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो लगा कि ये सिर्फ तथ्यों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश है कि कैसे एक ही भौगोलिक क्षेत्र, मतलब एक ही इलाका, भारत की आधुनिक पहचान की आवाज, कहानी और सोच का केंद्र बन गया। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि ये तीनों चीजें, भाषा, साहित्य और शिक्षा, ये अलग अलग नहीं है, एक दूसरे को जन्म देती हैं। हाँ, एक जमीन पर कोई भाषा पनपती है, वो भाषा फिर कहानियों को जन्म देती है, और फिर उन कहानियों और भाषा को सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के केंद्र बनते हैं। और उत्तर प्रदेश की कहानी में ये चक्र बहुत ही साफ दिखाई देता है, बहुत शक्तिशाली रूप में। तो चलिए इसी चक्र के पहले हिस्से यानी आवाज से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की भाषाएं। सबसे पहली बात तो जाहिर है राजभाषा। जी। स्रोत के मुताबिक अक्टूबर 1947 में हिंदी को देवनागरी लिपि में पहली राजभाषा बनाया गया और फिर 1968 से इसे अनिवार्य कर दिया गया। हाँ, सभी दफ्तरों में अनिवार्य कर दिया गया। ये तो हुई सीधी सी बात। हाँ, ये नींव है, लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब उर्दू की बात कर रहे हैं। यहाँ एक पॉइंट है जिसने मुझे थोड़ा चौंकाया। अच्छा। हम सब जानते हैं कि हिंदी राजभाषा है, लेकिन 1989 तक इंतजार करना पड़ा उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने के लिए। जी। ये उस समय के सामाजिक और राजनीतिक माहौल के बारे में भी तो बहुत कुछ कहता
रहता है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं था, ये एक कल्चरल एक्सेप्टेंस थी। अच्छा। ये इस बात का आधिकारिक ऐलान था कि जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, वो सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि राज्य की पहचान का एक अभिन्न अंग है। सही बात है। हिंदी और उर्दू दोनों बहनें इसी जमीन पर पली बढ़ी और ये दर्जा उसी सच्चाई पर एक मोहर थी। ये तो हुई नींव की बात, लेकिन असली मजा तो बोलियों में है। हाँ, वहां पर विविधता दिखती है। यहाँ आकर लगता है कि उत्तर प्रदेश एक भाषाई प्रयोगशाला जैसा है। और कमाल की बात तो यह है कि आज हम और आप जिस मानक हिंदी में बात कर रहे हैं, वो खड़ी बोली है। हाँ, वो असल में खड़ी बोली का ही सुधरा हुआ रूप है, जिसका गढ़ मेरठ और आसपास का इलाका था। और इसका शुरुआती श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। अमीर खुसरो को। और ये जानना बहुत जरूरी है, जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम अनजाने में उत्तर प्रदेश के उस भाषाई विकास का हिस्सा बन जाते हैं जो सदियों पहले शुरू हुआ था। सही कहा। खड़ी बोली ने एक ऐसा कैनवस तैयार किया जिस पर आधुनिक हिंदी साहित्य की पूरी तस्वीर बनाई गई। और इस कैनवस पर सिर्फ एक ही रंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो रंगों का पूरा गुलदस्ता है। जैसे मथुरा आगरा की तरफ चलिए तो ब्रजभाषा की मिठास है। सूरदास के पद। हाँ, सूरदास के पद सोचिए, कृष्ण का पूरा बालपन इसी भाषा में जिंदा हो उठता है। सही। और फिर थोड़ा पूरब की ओर बढ़े, अवध क्षेत्र में तो अवधि का माधुर्य है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तुलसीदास का रामचरितमानस, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। और ये भाषा लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज इन इलाकों की पहचान है। जी। लेकिन यहाँ एक ऐसा तथ्य है जो सारे समीकरण बदल देता है। कौन सा? स्रोत के अनुसार उत्तर प्रदेश में बोलने वालों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी बोली भोजपुरी है। हाँ, ये बहुतों को चौंकाता है। मुझे भी चौंकाया। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया की बोली है। मुझे हमेशा लगता था कि खड़ी बोली या अवधी ज्यादा बोली जाती होगी, पर आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। और ये तथ्य एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास दिखाता है। क्या? साहित्यिक और अकेडमिक शक्ति का केंद्र खड़ी बोली, अवधी और ब्रज के पास रहा, लेकिन जमीनी स्तर पर मतलब लोगों की संख्या की शक्ति वो भोजपुरी के पास है। अच्छा। ये दिखाता है कि सांस्कृतिक प्रभाव और जनसंख्या हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते। सही बात है। भोजपुरी की ये व्यापकता उस क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व और वहां से होने वाले माइग्रेशंस को भी दर्शाती है। ये बोलियां सिर्फ जबान नहीं है, ये अपने आप में पूरे सांस्कृतिक संसार है। बिल्कुल। और जाहिर है झांसी और बुंदेलखंड की अपनी रौबदार बुंदेली भी है। तो इन बोलियों ने केवल बातचीत को ही नहीं बल्कि कहानियों और कविताओं को भी जन्म दिया। हाँ, और यहीं से हम उत्तर प्रदेश के साहित्य के उस विशाल सागर में उतरते हैं। प्रदेश की आवाज से उसकी कहानी बनने का सफर। बहुत सुंदर तरीके से जुड़ा आपने। और ये कहानी शुरू होती है उन संतों से जिन्होंने साहित्य को महलों और मठों की ऊंचाइयों से उतारकर आम आदमी के आंगन में ला खड़ा किया। स्रोत में एक लाइन है, कबीर से लेकर प्रेमचंद तक। जी। और ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। कह देती। हाँ। भक्ति काल के 3 स्तंभ तो यहीं से हैं। जी। पहले कबीरदास वाराणसी में जन्मे। जी। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था। मतलब उन्होंने किसी एक बोली का व्याकरण नहीं पकड़ा, जो जहां से मिला उसे उठा लिया। हाँ, जो शब्द जहां से मिला उसे अपनी बात कहने के लिए इस्तेमाल कर लिया। ये अपने आप में एक विद्रोह था। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हाँ। उन्होंने संस्कृत के बजाय आम लोगों की भाषा को चुना, जिससे उनका संदेश किसी पंडित या मौलवी का मोहताज नहीं रहा। वो सीधे जनता के दिल तक पहुंचा। बिल्कुल। उनकी रचना बीजक आज भी उतनी प्रासंगिक है। फिर है तुलसीदास। जी। चित्रकूट में जन्मे और उनकी प्रतिभा देखिए। कमाल की है। एक तरफ उन्होंने अवधि में रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा, जी। तो दूसरी तरफ ब्रज भाषा में विनय पत्रिका जैसी गहरी भक्ति रचना भी की। एक ही इंसान 2 प्रमुख साहित्यिक बोलियों पर ऐसी पकड़ रखता है, ये अद्भुत है। कमाल है। और तीसरे हैं सूरदास, जिन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। आगरा मथुरा के पास जन्मे, यानी ब्रज क्षेत्र के हृदय में। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का जैसा वर्णन किया वैसा शायद ही कोई कर पाया हो। इन तीनों ने मिलकर साहित्य को लोकतांत्रिक बना दिया। बिल्कुल। और जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो ये जमीन और भी ज्यादा उपजाऊ साबित होती है। यहाँ तो नामों की भरमार है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वाराणसी से। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने खड़ी बोली को गद्य की भाषा बनाया। हाँ, जो काम कबीर और सूर ने पद्य के लिए किया वो भारतेंदु ने गद्य के लिए किया। उन्होंने हिंदी को नाटकों, निबंधों और पत्रकारिता की भाषा बनाया। ये हिंदी साहित्य में एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था। अब साहित्य सिर्फ ईश्वर की भक्ति या राजा की प्रशंसा तक सीमित नहीं रहा। अब साहित्य का कैमरा आम आदमी की तरफ घूम गया। बिल्कुल। उसके दुख, उसके संघर्ष, उसकी उम्मीदें कहानी का विषय बन गई। और प्रेमचंद, लम्ही वाराणसी के उपन्यास सम्राट। क्या कहने, गोदान, गबन, ईदगाह, उनकी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, वे 20वीं सदी के भारतीय समाज का दस्तावेज है। सही बात है। मुझे लगता है गोदान जैसा उपन्यास लिखना उस समय कितना साहसिक रहा होगा, जब साहित्य में या तो राजा रानी की कहानियां थी या फिर कल्पना की उड़ानें। प्रेमचंद ने होरी के जरिए भारत के किसान की आत्मा को कागज पर उतार दिया और हिंदी साहित्य को उसका नायक दिया, आम भारतीय। बिल्कुल। फिर छायावाद का दौर आता है और यहाँ भी उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है। जयशंकर प्रसाद वाराणसी से, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद से, जिन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। उनकी रचना यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जी। और फिर प्रयागराज के हरिवंश राय बच्चन। और कमाल की बात देखिए, मधुशाला आज भी युवाओं के बीच उतनी ही लोकप्रिय है। वाह। सोचिए उस कविता में ऐसा क्या जादू है। लगभग 1 सदी बाद भी वो लोगों को अपनी ओर खींचती है। इन सभी नामों को एक साथ देखने पर यह साफ होता है कि हिंदी साहित्य के हर बड़े आंदोलन का केंद्र कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक किरदार
ऐसा है जो इन सबसे पहले आया और शायद इन सब की नींव रखी। अमीर खुसरो, हाँ, उन्हें कैसे भूल सकते हैं। तूतीय हिंद। कासगंज में जन्मे तूतीय हिंद यानी भारत का तोता। स्रोत बताता है कि सितार और तबला का आविष्कार भी उन्होंने ही किया। जी, और खड़ी बोली को कविता की जुबान बनाने वाले पहले लोगों में से थे। वो एक तरह से इस पूरी सांस्कृतिक नदी के उद्गम जैसे लगते हैं। बिल्कुल, उन्होंने भाषा, संगीत और साहित्य तीनों धाराओं को एक साथ बहाया। और इस समृद्ध विरासत को, इस आवाज और कहानी को संरक्षित करने के लिए और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए संस्थानों की जरूरत पड़ती है। और यहीं से हम उत्तर प्रदेश के तीसरे स्तंभ, उसकी सोच यानी उसकी शिक्षा के केंद्रों की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा के मंदिर। उत्तर प्रदेश हमेशा से उच्च शिक्षा का एक बड़ा गढ़ रहा है। स्रोत बताता है कि यहाँ 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। जी। सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। 1887 में बना यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। पूरब का ऑक्सफर्ड। हाँ, इसे पूरब का ऑक्सफर्ड कहा जाता था। लेकिन क्या ये तमगा आज भी उतना ही मायने रखता है या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक उपाधि बनकर रह गया है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। पूरब का ऑक्सफर्ड सिर्फ एक मुहावरा नहीं था, ये उस दौर में यहाँ के एकेडमिक स्तर, यहाँ होने वाली बहसों और यहाँ से निकलने वाले विचारों के राष्ट्रीय प्रभाव को दिखाता था। आज शायद वो रुतबा वैसा ना हो, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इन संस्थानों ने केवल डिग्रियां नहीं दी, इन्होंने आधुनिक भारत की सोच को आकार दिया। बिल्कुल, ये वैचारिक आंदोलनों और राष्ट्रीय चेतना के गढ़ थे। सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, ये तो अपने आप में एक शहर जैसा है। राइट। और तीसरा ऐतिहासिक स्तंभ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 1920 में स्थापित। ये तीनों, इलाहाबाद, बनारस और अलीगढ़, आधुनिक भारत के निर्माण में वैचारिक ऊर्जा के पावर हाउस रहे हैं। हाँ, और इन ऐतिहासिक विश्वविद्यालयों के अलावा आधुनिक भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी यहाँ कई महत्वपूर्ण संस्थान हैं। सही कहा। और जब मैंने इन संस्थानों की सूची देखी तो मुझे एक पैटर्न सा नजर आया। अच्छा। ऐसा नहीं लगा कि ये यूं ही कहीं भी खोल दिए गए हैं। जैसे IIT कानपुर और वाराणसी में है, IIM लखनऊ में है, ये हुए तकनीक और प्रबंधन के शिखर। जी। लेकिन फिर देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान मतलब CDRI और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI, ये दोनों लखनऊ में है। मतलब स्वास्थ्य और वनस्पति विज्ञान से जुड़ा शोध लखनऊ में केंद्रित है। ठीक। और उद्योग की बात करें तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में देश में सबसे आगे है। एग्जैक्टली। कृषि की बात करें तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, जो बुंदेलखंड की जरूरतों को पूरा करता है। हाँ, मतलब हर संस्थान के पीछे खास वजह और योजना है ना? ये एक बहुत ही सोचा समझा वितरण है। शिक्षा और अनुसंधान को सीधे प्रदेश के विकास और उसकी जरूरतों से जोड़ा गया है। कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। हाँ, और दूसरा पहलू जमीनी हकीकत है। जी। स्रोत में 2001-2 के सर्व शिक्षा अभियान और स्कूल चलो अभियान का जिक्र है और इसमें एक बात ध्यान खींचती है। कौन सी? कि स्कूल चलो अभियान पर श्रावस्ती जिले में खास जोर दिया गया। वजह? क्योंकि वहां साक्षरता दर सबसे कम थी और यही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। एक तरफ BHU, IIT और IIM जैसे विश्व स्तरीय संस्थान हैं, बिल्कुल, जो देश को बेहतरीन दिमाग दे रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उसी प्रदेश में बुनियादी साक्षरता आज भी एक चुनौती है। उच्च शिक्षा के ये ऊंचे शिखर और बुनियादी शिक्षा की गहरी खाई, दोनों एक ही प्रदेश की सच्चाई हैं। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या निकलता है? यही कि उत्तर प्रदेश की पहचान सिर्फ राजनीति या जनसंख्या से नहीं है। ये उस खड़ी बोली की जमीन है जो आज पूरे भारत की संपर्क भाषा है। सही बात है। ये कबीर, सूर, प्रेमचंद और महादेवी वर्मा जैसे साहित्यकारों का घर है, जिन्होंने हमारी संवेदनाओं को आकार दिया। और ये पूरब के ऑक्सफर्ड से लेकर IIT और IIM जैसे आधुनिक संस्थानों का केंद्र है, जिन्होंने देश की सोच को दिशा दी है। ये आवाज, कहानी और सोच की त्रिवेणी ही इस प्रदेश की असली सांस्कृतिक पूंजी है। तो चलिए अब चलते हैं अगले अध्याय पर। हमारे सामने है उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थल का 7वां अध्याय, और आज हम इसी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से उत्तर प्रदेश की आत्मा को समझने की कोशिश है। हाँ, और वो भी इसके 5 सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्रों के जरिए। ये सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, ये वो जगह हैं जिन्होंने हजारों सालों से भारत की सोच और संस्कृति को एक आकार दिया है। हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि हम अयोध्या, काशी, मथुरा, कुशीनगर और प्रयागराज की यात्रा करें और ये समझें कि ये स्थान आज भी इतने जीवंत क्यों हैं। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या से। अच्छा, अयोध्या का जिक्र आते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में सप्तपुरियों का ख्याल आता है। ये 7 शहर जो मोक्ष देते हैं, अयोध्या उनमें से एक है। पर ये सप्तपुरी की अवधारणा है क्या असल में? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। सप्तपुरी मतलब मोक्षदायिनी नगरियां। इनमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी भी है। हाँ, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका। मतलब पूरे भारत से? बिल्कुल, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। ये दिखाता है कि मोक्ष की अवधारणा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये एक अखिल भारतीय सोच है। ये तो सच में एक यूनिफाइंग थॉट है। आजकल तो अयोध्या की पहचान भव्य राम मंदिर से है। जी। हमने सुना है कि ये नागर शैली में बना है। अब ये नागर शैली एक टेक्निकल टर्म जैसा लगता है, मतलब आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, भारत में मंदिर वास्तुकला की 2 मुख्य शैलियां रही हैं। अच्छा। उत्तर में नागर और दक्षिण में द्रविड़। नागर शैली की सबसे बड़ी पहचान है उसका ऊंचा शिखर, वो जो पहाड़ की चोटी जैसा दिखता है। बिल्कुल, गर्भगृह के ठीक ऊपर। जबकि दक्षिण की द्रविड़ शैली में मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते हैं, गोपुरम, वो सबसे भव्य होते हैं। अच्छा, तो राम मंदिर के लिए नागर शैली चुनना
सिर्फ एक डिजाइन का फैसला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उत्तर भारतीय वास्तुकला की हजारों साल पुरानी विरासत को आगे बढ़ाने का एक आप कह सकते हैं एक सांस्कृतिक बयान भी है। मतलब ये सिर्फ एक इमारत नहीं, इतिहास से एक संवाद है। सही कहा। मंदिर के अलावा अयोध्या में हनुमानगढ़ी का भी बहुत महत्व है। कहते हैं कि रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी की अनुमति लेना जरूरी है। हाँ, ये मान्यता है। इसके पीछे क्या सोचें? इसके पीछे भक्ति का एक बहुत सुंदर भाव है। हनुमान जी को राम का सबसे बड़ा भक्त और एक तरह से द्वारपाल माना जाता है। अच्छा। तो ये परंपरा विनम्रता सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने से पहले उनके सबसे प्रिय भक्त का सम्मान करना चाहिए। ये दिखाता है कि यहाँ भगवान के साथ एक बहुत ही व्यक्तिगत और मानवीय रिश्ता है। हनुमान जी सिर्फ देवता नहीं, अयोध्या के संरक्षक भी हैं। और शायद कनक भवन भी इसी व्यक्तिगत रिश्ते का एक उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि वो भरपरा कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था, और फिर दीपोत्सव, जहां लाखों दिए जलाए जाते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। हाँ, ये परंपराएं शहर को कैसे जिंदा रखती हैं? दीपोत्सव जैसे आयोजन बहुत जरूरी हैं। ये अयोध्या की कहानी को सिर्फ किताबों या मंदिरों में नहीं रखते, उसे एक जीवंत उत्सव में बदल देते हैं जिसमें पूरा शहर शामिल होता है। ये प्राचीन आस्था को एक नया आधुनिक मंच देते हैं। सही बात है। एक तरफ गुप्तार घाट है जहां राम ने जल समाधि ली, और दूसरी तरफ दीपोत्सव जो उनके वापस आने का जश्न है। मतलब ये शहर जन्म से लेकर महाप्रयाण तक जीवन के पूरे चक्र की कहानी कहता है। बिल्कुल। अयोध्या से जो एक तरह से पुनर्जीवित हो रही है, अब हम उस शहर की ओर चलते हैं जो कहते हैं कभी मराई नहीं। भगवान शिव की नगरी काशी। हाँ, वाराणसी। इसे विश्व की सबसे प्राचीन जीवित नगरी कहते हैं। इस जीवित होने का मतलब क्या है? जीवित नगरी का मतलब है एक ऐसी जगह जहां हजारों सालों से इंसानी बसाहट और संस्कृति की धारा टूटी नहीं है। अच्छा। दुनिया में कई प्राचीन शहर हैं जैसे रोम या एथेंस, पर वो खंडहर बन गए और फिर दोबारा बसे। काशी के बारे में माना जाता है कि यहाँ की परंपराएं, जीवन शैली, वो आध्यात्मिक ऊर्जा कभी खत्म नहीं हुई, वो आज भी उतनी ही जीवंत है। और इसी जीवंत शहर में हाल ही में एक बड़ा बदलाव आया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। जी। इसने गंगा घाट से मंदिर तक पहुंचना बहुत आसान कर दिया है, लेकिन कई पुराने बनारसियों को लगता है कि इससे शहर की वो पुरानी, वो तंग गलियों वाली पहचान, वो अनुभव कहीं खो गया है। ये एक बहुत जरूरी बहस है। देखिए, कॉरिडोर आस्था को सबके लिए सुलभ बनाता है। एक बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति के लिए अब दर्शन करना कितना आसान है। ये तो है। ये एक सकारात्मक पक्ष है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। काशी का जो असल अनुभव था वो सिर्फ मंदिर में दर्शन करना नहीं था। बिल्कुल, उन घुमावदार गलियों से गुजरना, छोटे छोटे मंदिरों को देखना, उस भीड़ का हिस्सा बनना। कुछ आलोचकों को लगता है कि इस सुंदरीकरण ने उस अनुभव को सपाट कर दिया है। तो ये सुविधा और मौलिकता के बीच एक तनाव है। हाँ, जिसका सामना हर प्राचीन शहर को करना पड़ता है। सही। काशी की एक और पहचान इसके घाट है। एक तरफ दशाश्वमेध घाट पर शाम को भव्य गंगा आरती, जो जीवन का उत्सव लगती है। हाँ, और दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट, जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। एक ही जगह पर जीवन और मृत्यु का ऐसा नजारा, ये क्या सिखाता है? यही तो काशी का सार है। मणिकर्णिका सिर्फ एक शमशान नहीं, वो एक महाशमशान है। महाशमशान। हाँ, मान्यता है कि जिसका दाह संस्कार यहाँ होता है उसे सीधे मोक्ष मिलता है। इसलिए यहाँ मृत्यु एक दुखद अंत नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का द्वार है। अच्छा। यहाँ लोग मृत्यु से डरते नहीं, उसे स्वीकार करते हैं। दशाश्वमेध और मणिकर्णिका, ये दोनों घाट मिलकर जीवन और मृत्यु को एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह दिखाते हैं। और काशी सिर्फ शैव परंपरा का केंद्र नहीं है ना? पास में ही सारनाथ है। बिल्कुल, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। एक ही जमीन पर दो इतने बड़े आध्यात्मिक विचारों का पनपना, ये बताता है कि ये क्षेत्र हमेशा से विचारों और दर्शन के आदान प्रदान का एक महान केंद्र रहा है, एक मेल्टिंग पॉट था। काशी में जहां शिव ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक हैं, वहीं सारनाथ में बुद्ध करुणा और मध्यम मार्ग की बात करते हैं। इन दोनों का इतने करीब होना इस भूमि की बौद्धिक और आध्यात्मिक समृद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है। काशी में हमने ज्ञान और वैराग्य देखा, अब वहां से चलते हैं भक्ति के एक बिल्कुल अलग रूप की ओर, जहां ईश्वर एक दोस्त है, एक प्रेमी है। हम चल रहे हैं कृष्ण की चंचल ब्रजभूमि की ओर, मथुरा वृंदावन। बिल्कुल, ये आध्यात्मिकता का एक बिल्कुल ही अलग रंग है। यहाँ धर्म कर्मकांड से ज्यादा प्रेम, लीला और उत्सव के रूप में है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, लेकिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एक बहुत अनोखी परंपरा है। हाँ, वो पर्दे वाली परंपरा एक बाहरी व्यक्ति के लिए थोड़ा अजीब लग सकता है। इसके पीछे क्या कारण है? ये परंपरा ब्रज के भक्ति दर्शन का निचोड़ है। यहाँ भगवान को राजा की तरह नहीं, बल्कि एक प्रियजन की तरह पूजा जाता है। मान्यता ये है कि भक्त की आंखों में इतना तीव्र प्रेम और भगवान की आंखों में इतनी करुणा होती है कि अगर दोनों एक दूसरे को ज्यादा देर तक देखें तो भक्त अपना होश खो सकता है। अच्छा। या भगवान भक्त के प्रेम में बंधकर उसके साथ ही चले जाएंगे। तो ये पर्दा उस तीव्र भावनात्मक संबंध को संतुलित करने के लिए है। ये तो बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक सोच है ना? वृंदावन में ही आधुनिकता के भी प्रतीक हैं, जैसे सफेद संगमरमर से बना प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर। जी। क्या ये मंदिर भक्ति की उसी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? ये दोनों काम कर रहे हैं। ये मंदिर कृष्ण भक्ति के उसी सार को, मतलब प्रेम और समर्पण को, एक नए भव्य और वैश्विक रूप में पेश करते हैं। जैसे इस्कॉन लेकर इसे पूरी दुनिया में पहुंचाया। बिल्कुल। जिसे कभी अंग्रेजों का मंदिर भी कहते थे।
और प्रेम मंदिर अपनी भव्यता से नई पीढ़ी को आकर्षित करता है। ये दिखाते हैं कि भक्ति समय के साथ अपना रूप बदल सकती है, पर भाव वही रहता है। और ये भाव बरसाना की लट्ठमार होली या गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा में भी दिखता है ना? सही कहा। ब्रज की होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि भगवान के साथ छेड़छाड़ और प्रेम जताने का एक तरीका है। परिक्रमा करना सिर्फ चलना नहीं, अपने आराध्य के प्रति समर्पण है। ब्रज भूमि सिखाती है कि आध्यात्मिकता गंभीर और नीरस नहीं, बल्कि आनंद और उल्लास से भरपूर हो सकती है। ब्रज के इस उल्लास से निकलकर अब हम एक ऐसी जगह चलते हैं जहां माहौल बिल्कुल अलग है, शांत, गंभीर और आत्मचिंतन से भरा हुआ। हाँ, हम बात कर रहे हैं कुशीनगर की, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ का मुख्य आकर्षण महापरिनिर्वाण मंदिर है, जिसमें बुद्ध की लेटी हुई विशाल प्रतिमा है। ये शब्द महापरिनिर्वाण, ये सिर्फ मृत्यु से कैसे अलग है? बौद्ध दर्शन में मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव है, जिसके बाद दूसरा जन्म होता है। अच्छा। और ये जन्म मृत्यु का चक्र दुख का कारण है। महापरिनिर्वाण इस चक्र का अंत है। ये वो अवस्था है जब ज्ञान प्राप्ति के बाद शरीर छूट जाता है और चेतना फिर किसी नए जन्म में नहीं बंधती। मतलब परम शांति। हाँ, वो परम शांति यानी निर्वाण में विलीन हो जाती है। तो ये बुद्ध के जीवन का अंत नहीं, उनकी यात्रा की परम सिद्धि है। इसीलिए ये स्थान शोक का नहीं, बल्कि शांति और प्रेरणा का केंद्र है। बिल्कुल। यहाँ रामाभर स्तूप भी है, जहाँ बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। लेकिन कुशीनगर की खास बात यह भी है कि यहाँ कई देशों ने अपने अपने मंदिर बनाए हैं। जी, जापानी मंदिर, थाई मंदिर, चीनी मंदिर, और अब एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। ये क्या दिखाता है? यह कुशीनगर के वैश्विक महत्व को दिखाता है। हवाई अड्डे का बनना ये बताता है कि ये अब सिर्फ भारत का एक तीर्थ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए एक संगम स्थल है। और अलग अलग देशों के मंदिर ये दिखाते हैं कि बुद्ध की शिक्षा एक ही है, लेकिन हर संस्कृति उसे अपनी तरह से अपनाती है। अच्छा। आप थाई मंदिर में थाईलैंड की वास्तुकला देखेंगी, जापानी मंदिर में वहाँ का ज़ेन एस्थेटिक। कुशीनगर हमें बुद्ध के जीवन के अंतिम पड़ाव और महापरिनिर्वाण की शांति के बारे में बताता है। लेकिन भारतीय आध्यात्मिकता में अंत हमेशा एक नए संगम की शुरुआत भी होता है। और संगम के लिए तीर्थराज प्रयागराज से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? बिल्कुल, प्रयागराज का तो नाम ही संगम पर आधारित है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। ये अदृश्य सरस्वती की अवधारणा मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करती है। जो नदी दिखती नहीं, उस पर इतनी गहरी आस्था क्यों? ये अदृश्य सरस्वती की अवधारणा भारतीय आध्यात्मिकता के सार को पकड़ती है। ये सिखाती है कि जो दिखाई देता है, सत्य सिर्फ उतना ही नहीं है, सत्य उससे भी गहरा है। बिल्कुल। सरस्वती ज्ञान की देवी है, और ज्ञान हमेशा आंखों से नहीं दिखता, उसे महसूस करना पड़ता है। तो ये संगम सिर्फ दो नदियों का भौगोलिक मिलन नहीं रह जाता, मतलब ये एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। हाँ, अदृश्य सरस्वती की मौजूदगी इसे एक आध्यात्मिक और रहस्यमयी अनुभव बना देती है, जहाँ आस्था भौतिक वास्तविकता से ऊपर उठ जाती है। और इसी आस्था का सबसे बड़ा रूप है कुंभ मेला, जो हर 12 साल में यहाँ लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा। क्या चीज है जो करोड़ों लोगों को एक समय पर एक ही जगह खींच लाती है? ये कलेक्टिव फेथ यानी सामूहिक आस्था की शक्ति है। जब करोड़ों लोग एक ही विश्वास और एक ही उद्देश्य के साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं, कि इस मुहूर्त में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे। हाँ, तो उस जगह की ऊर्जा ही बदल जाती है। लोग सिर्फ स्नान करने नहीं आते, वे उस विशाल मानव सागर का हिस्सा बनने आते हैं। अपनी आस्था को दूसरों की आस्था में देखकर मजबूत करने आते हैं। अगला महाकुंभ 2025 में है। जी, और उसकी तैयारी आज के दौर की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट चुनौतियों में से एक है। प्रयागराज में सिर्फ धर्म ही नहीं, इतिहास और राजनीति भी आकर मिलते हैं। संगम के किनारे अकबर का किला है और पास में ही आनंद भवन, जो नेहरू परिवार का घर था और स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा केंद्र। बिल्कुल, ये एक परतों वाला शहर है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, परतें। प्रयागराज भारत की कई परतों को एक साथ दिखाता है। एक तरफ कुंभ की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक परंपरा, दूसरी तरफ अकबर के किले के साथ मध्यकालीन इतिहास, और फिर आनंद भवन के साथ आधुनिक भारत का राजनीतिक इतिहास। यह शहर दिखाता है कि भारत में धर्म, इतिहास और राजनीति कैसे हमेशा एक दूसरे से घुलते रहे हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक परिदृश्य की एक झलक। हमने अयोध्या के पुनरुत्थान, काशी की शाश्वतता, ब्रज की प्रेम भक्ति, और इन सभी जगहों की खास बात यह है कि ये म्यूजियम की तरह स्थिर नहीं है। ये आस्था और संस्कृति के जीवित केंद्र है, जो समय के साथ बदल रहे हैं, बिल्कुल विकसित हो रहे हैं और नई पीढ़ियों के लिए खुद को लगातार प्रासंगिक बना रहे हैं। हमने देखा कि कैसे इन प्राचीन स्थलों पर आधुनिक निर्माण हो रहे हैं, कॉरिडोर, एयरपोर्ट, भव्य मंदिर। जी, तो चलिए अब चलते हैं अगले अध्याय पर। यह हिस्सा उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, पर मुझे लगता है ये उन सभी के लिए भी दिलचस्प है जो इस राज्य की बुनियाद को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। यहाँ हम कुछ बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी तथ्यों पर गहराई से नजर डालेंगे। कौन सा जिला सबसे बड़ा है, जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की कहानी के, आप कह सकती हैं कि अहम हिस्से हैं। तो आज के इस विश्लेषण का मिशन साफ है, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रथम, श्रेष्ठ और विशिष्ट तथ्यों को खंगालना। हमारे पास जो स्रोत हैं वे सीधे स्टैटिक जीके की एक किताब से लिए गए हैं, तो जानकारी बहुत सटीक और परीक्षा केंद्रित है। चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या छिपा है। शुरुआत भूगोल से करते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले। हाँ, ये सही रहेगा। जमीन से ही शुरू करते हैं। तो जब हम उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखते हैं
तो सबसे पहले एक नाम नजर आता है, लखीमपुर खीरी। ये क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा जिला है, लगभग 7,680 वर्ग किलोमीटर। हाँ, और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी बहुत खास है। ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। और जो बात इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क यहीं पर है। अच्छा, दुधवा भी यही है, और ये अपने जंगलों और गन्ने की खेती के लिए भी तो मशहूर है ना? बिल्कुल, गन्ने की खेती के लिए तो बहुत ज्यादा। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सबसे छोटा जिला ये है हापुड़, जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 660 वर्ग किलोमीटर है। मतलब ये तो लखीमपुर खीरी के 10वें हिस्से से भी कम है। बहुत कम। यहाँ एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य है। हापुड़ हमेशा से एक अलग जिला नहीं था। इसे 2011 में गाजियाबाद से अलग करके बनाया गया था। ओह, 2011 में? ज्यादा पुराना नहीं है मतलब। जी। और स्रोत में एक छोटी सी जानकारी दी गई है कि अगर किसी परीक्षा के विकल्प में हापुड़ न हो जी। तो भदोई यानी संत रविदास नगर को दूसरा सबसे छोटा जिला माना जाता है। मतलब आकार के हिसाब से देखें तो शीर्ष पर है लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। जी। अब बात करते हैं लोगों की, जी। जनसंख्या की। यहाँ हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि नए आंकड़े अभी तक आधिकारिक तौर पर जारी नहीं हुए हैं। जी। तो सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है प्रयागराज। 2011 में यहाँ की जनसंख्या लगभग 59.5 लाख थी। जी। इसका कारण समझना मुश्किल नहीं है। जी। प्रयागराज एक बड़ा धार्मिक, शैक्षिक और प्रशासनिक केंद्र है। यहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है। और एक खास बात यह भी है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों की कुल जनसंख्या के मामले में ये राज्य में सबसे आगे है। बिल्कुल। और सबसे कम आबादी वाला जिला वो है महोबा। महोबा की आबादी लगभग 8-7.5 लाख है। ये बुंदेलखंड के पठारी इलाके में आता है। यहाँ संसाधनों की कमी और पलायन जैसे कारणों से आबादी ऐतिहासिक रूप से ही कम रही है। तो जनसंख्या में टॉप 3 हुए प्रयागराज, फिर मुरादाबाद और तीसरे नंबर पे गाजियाबाद। ये भी एक दिलचस्प पैटर्न है। हाँ, एक ऐतिहासिक केंद्र, एक औद्योगिक शहर और एक आधुनिक सैटेलाइट शहर। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो हमेशा मुझे आकर्षित करता है, शिक्षा का इतिहास। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1887 को। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये इसके अकादमिक कद को दिखाता था। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों के बाद। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी मिली है। इसकी स्थापना सर विलियम म्योर के प्रयासों से हुई थी और इसके मुख्य भवन को म्योर सेंट्रल कॉलेज कहा जाता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि इसके वास्तुकार सर विलियम इमर्सन थे। ये वही शख्स हैं जिन्होंने कोलकाता का मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल भी डिजाइन किया था। बिल्कुल। ये कनेक्शन इतिहास को और भी रोचक बना देता है। ये दिखाता है कि उस दौर के बड़े आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और ये भी जानना जरूरी है कि 2005 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे फिर से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। अच्छा, तो इसका स्टेटस फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो गया। जी हाँ। चलिए अब उत्तर प्रदेश और नदियों के गहरे रिश्ते पर बात करते हैं। जी। एक नदी है जो सबसे प्रमुख है, गंगा। जी। भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। मतलब सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। ये राज्य के बीचों बीच से होकर जाती है। इसका प्रवेश बिजनौर जिले से होता है और ये बलिया जिले से निकलकर बिहार में चली जाती है। और ये लगभग 28 जिलों से होकर बहती है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कितने ही बड़े शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। और इसका आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 गंगा नदी पर ही प्रयागराज से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक बना हुआ है। अच्छा, ये जो वाटरवे है वो इसी पर है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे स्रोत में कुछ और प्रथम हस्तियों की सूची है जिन्हें जानना जरूरी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। जरूर। तो पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो बाद में भारत के गृह मंत्री भी बने, एक बहुत बड़े कद के नेता थे। और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही थी। हाँ, सुचेता कृपलानी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और प्रथम राज्यपाल वो की सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, जिन्हें राजर्षि की उपाधि दी गई थी। सूची में प्रथम लोकायुक्त का भी जिक्र है, विशंबर दयाल। इनकी नियुक्ति 1977 में हुई थी। जी। और अंत में एक आधुनिक तथ्य भी है। एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। तो इन सब आंकड़ों और तथ्यों का क्या मतलब निकलता है? हमने जिलों के आकार, जनसंख्या, पहली यूनिवर्सिटी और सबसे लंबी नदी के बारे में बात की। ये सिर्फ याद करने वाले तथ्य नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संरचना की एक झलक देते हैं। तो अब चलते हैं अगले अध्याय पर। आज हमारे सामने वैंगार्ड्स ऑफ उत्तर प्रदेश किताब का 9वां अध्याय है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। वैसे तो ये सिर्फ एक चैप्टर है, लेकिन इसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं कि ऐसा लगता है मानो भारत के इतिहास की पूरी किताब ही खुल गई हो। बिल्कुल सही कहा। और आज हमारा मकसद सिर्फ इन नामों को गिनना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक राज्य की मिट्टी से, मतलब इतने अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज कैसे निकले,
हाँ, क्या इन सब में कोई एक धागा है जो इन्हें आपस में जोड़ता है? वही तो, मंगल पांडे के विद्रोह से लेकर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां और आज डॉक्टर रितु करिधल के रॉकेट तक, हम उस ऊर्जा को तलाशेंगे जिसने इन सबको अग्रदूत यानी वैंगार्ड बनाया। चलिए तो फिर इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत तो वहीं से करनी होगी जहां से आधुनिक भारत के संघर्ष की कहानी शुरू होती है। साल 1857। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश इस क्रांति का दिल था। और इस दिल की पहली धड़कन थे मंगल पांडे, बलिया के नगवा गांव का एक सिपाही जिसने बैरकपुर छावनी में बगावत की, पहली गोली चलाई। लेकिन ये सिर्फ एक गोली नहीं थी। नहीं, ये सदियों की चुप्पी के खिलाफ पहली बुलंद आवाज थी। मतलब सोचिए, 1857, अंग्रेजी हुकूमत को लगता था कि भारत पर उनकी पकड़ मजबूत है, पर अंदर ही अंदर एक चिंगारी सुलग रही थी। हाँ, और उसे हवा दी एक अफवाह ने कि सिपाहियों को जो कारतूस दिए जा रहे हैं उनमें गाय और सुअर की चर्बी है। और मंगल पांडे ने उस चिंगारी को आग में बदल दिया। उनका नारा मारो फिरंगी को, ये सिर्फ एक नारा नहीं रहा, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐलान बन गया। सही बात है, ये एक सिपाही का गुस्सा नहीं था, ये एक देश के आत्मसम्मान की लड़ाई की शुरुआत थी। और अगर पांडे जी पहली चिंगारी थे, तो इस आग की सबसे बड़ी ज्वाला रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, जन्मी वाराणसी में, लेकिन इतिहास ने उन्हें झांसी की रानी के तौर पर अमर कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो उनके दुश्मन ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने कही है। अच्छा, क्या कहा था उसने? उसने अपनी डायरी में लिखा था, यहाँ सोई हुई ये औरत विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। किसी दुश्मन से ऐसी तारीफ मिलना, ये तो मतलब उनके पराक्रम का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल ये बताता है कि उनकी वीरता किस लेवल की थी। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ एक किले की रक्षा नहीं की, बल्कि भारतीय महिलाओं के लिए हिम्मत और नेतृत्व का एक ऐसा पैमाना सेट किया जो आज तक प्रेरणा देता है। और इसी प्रेरणा की मशाल को अगली पीढ़ी ने थाम लिया। बस उनका अंदाज और मैदान वो अलग था। हाँ, जैसे शाहजहांपुर के रामप्रसाद बिस्मिल। अगर रानी ने सीधी लड़ाई लड़ी तो बिस्मिल ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाने का एक अलग तरीका सोचा। 9 अगस्त 1925, काकोरी कांड। काकोरी कांड, इसे अक्सर सिर्फ एक ट्रेन डकैती की तरह देखा जाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा था। ये ब्रिटिश साम्राज्य को एक साइकोलॉजिकल चुनौती थी, है ना? बिल्कुल। सोचिए, उस समय तक ब्रिटिश राज को अपराजय माना जाता था। उनकी ट्रेन से उनका ही खजाना लूट लेना, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। ये तो सीधे सीधे ऐलान था कि हम तुम्हारे सिस्टम में घुसकर तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हें चुनौती दे सकते हैं। एग्जैक्टली। इसने पूरे देश के नौजवानों में एक नया जोश भर दिया। और बिस्मिल की कलम से निकली पंक्ति, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो तो इस जोश का राष्ट्रगान बन गई। और एक नाम जो इसी जोश का प्रतीक है, जो आजाद जिया और आजाद ही रहा, चंद्रशेखर आजाद। उन्नाव के बद्रका गांव से। हाँ, 27 फरवरी 1931, प्रयागराज का अल्फ्रेड पार्क। जब वो घिर गए तो उन्होंने अपनी कसम पूरी की और आखिरी गोली खुद को मार ली। उनका ये बलिदान सिर्फ एक दुखद अंत नहीं था, ये एक शक्तिशाली संदेश था। ये उस पीढ़ी के संकल्प को दिखाता है जो गुलामी में सांस लेने को तैयार ही नहीं थी। सही बात है। आजाद ने यह साबित कर दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने और मरने के अधिकार के लिए थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्रांति का सिर्फ यही एक रास्ता नहीं था। इसी दौर में प्रयागराज में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे थे। वो बंदूक से नहीं, बल्कि शिक्षा और ज्ञान से आजादी का रास्ता बना रहे थे। हाँ, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU की स्थापना करना, ये कोई मामूली बात नहीं थी उस समय। और ये उस दोहरी ऊर्जा को दिखाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक तरफ बिस्मिल और आजाद की विद्रोही ऊर्जा थी जो सीधे सिस्टम से टकरा रही थी, और दूसरी तरफ मालवीय जी की रचनात्मक ऊर्जा थी जो देश की बौद्धिक नींव को मजबूत कर रही थी। और ये दोनों ही धाराएं उत्तर प्रदेश से निकल रही थी। क्रांति और शिक्षा के बाद अब उस क्षेत्र की बात करते हैं जिसे उत्तर प्रदेश का गढ़ कहा जाता है, हिंदी साहित्य। और जब भी साहित्य की बात होती है, पहला नाम आता है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का। हाँ, वाराणसी के पास लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय यानी प्रेमचंद। गोदान, गबन, ईदगाह, चा नहीं लिखा उन्होंने। और गौर करने वाली बात यह है कि उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने समय के समाज का एक दस्तावेज है। उन्होंने उस आम आदमी के दर्द को अपनी कलम से आवाज दी जिसे इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिलती। गोदान तो उपन्यास नहीं, भारतीय किसान का महाकाव्य है। उनकी कहानियां आज भी इतनी रेलेवेंट लगती हैं, ये सच है। पर यह सवाल मन में आता है, क्या ये प्रेमचंद की कलम की तारीफ है या हमारे समाज की आलोचना कि 100 साल बाद भी गोदान का किसान हमें आज के किसान जैसा ही लाचार और मजबूर दिखता है? ये बहुत गहरा सवाल है। शायद दोनों। प्रेमचंद की महानता इसी में है कि उन्होंने इंसान की उन बुनियादी समस्याओं को पकड़ा जो समय के साथ नहीं बदलती, गरीबी, शोषण, सामाजिक दबाव। और ये हमारे समाज का आईना भी है कि हम आज भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। मतलब उनकी प्रासंगिकता उनकी सफलता भी है और हमारी विफलता भी, कह सकते हैं। साहित्य की इसी परंपरा में एक और बड़ा नाम है जिनकी मधुशाला आज भी महफिलों की जान है, हरिवंश राय बच्चन। प्रतापगढ़ में जन्मे और बाद में प्रयागराज को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले। हाँ। और देखिए, मधुशाला सिर्फ शराब पर लिखी गई कविता नहीं है। ये जीवन के दर्शन को बहुत ही सरल लेकिन गहरे अंदाज में बयां करती है। ये बताती है कि जीवन के हर सुख दुख को कैसे जिया जाए।
इसने कविता को बुद्धिजीवियों के दायरे से निकालकर आम आदमी तक पहुंचा दिया। चलिए अब समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं, जहां से इस गंगा जमनी तहजीब की शुरुआत हुई। कासगंज के पटियाली में जन्मे अमीर खुसरो, जिन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है। भारत का तोता। हाँ। उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा और माना जाता है कि खड़ी बोली हिंदी, सितार और तबले का आविष्कार भी उन्होंने ही किया। तो वो सिर्फ एक कवि नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो खुसरो भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। उन्होंने फारसी और स्थानीय बोलियों को मिलाकर एक ऐसी नई शैली को जन्म दिया जो आज भी कव्वाली और गजलों में जीवित है। उन्होंने कला के जरिए लोगों को जोड़ने का काम किया। और इसी साहित्यिक आकाशगंगा में एक और चमकता सितारा है फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा, छायावाद की प्रमुख कवयित्री। बिल्कुल। और महादेवी वर्मा छायावाद की एक मजबूत स्तंभ थी। मतलब वो दौर जब कविता में प्रकृति के बहाने मन की गहरी निजी भावनाओं, दर्द और रहस्य की बात होती थी। उनकी कविताओं में जो अकेलापन और पीड़ा दिखती है वो उस दौर के साहित्य में बिल्कुल नहीं थी। तो जहां प्रेमचंद ने गद्य को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा, वहीं महादेवी वर्मा ने पद्य को व्यक्तिगत भावनाओं की गहराई दी। बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, यही बात है। अच्छा, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अक्सर इतिहास, राजनीति और साहित्य का ही ख्याल आता है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। लखनऊ की एक बेटी भारत को मंगल और चांद तक ले जा रही है। डॉक्टर ऋतु करिधल, इनकी कहानी तो बिल्कुल आज के जमाने की है। और ये कहानी बहुत जरूरी है। उन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो इसरो की सीनियर वैज्ञानिक हैं, मंगलयान मिशन में डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थीं और चंद्रयान 3 की सफलता में भी उनकी भूमिका बहुत अहम थी। तो ये कहानी दिखाती है कि उत्तर प्रदेश की प्रतिभा अब सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। हाँ, ये अंतरिक्ष तक पहुंच रही है। ये आज के युवाओं, खासकर लड़कियों के लिए एक नई प्रेरणा है। और यही जुनून हमें खेल के मैदान पर भी दिखता है। जब यूपी और खेल की बात हो तो पहला नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का ही आता है। प्रयागराज में जन्मे ध्यानचंद सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो एक कलाकार थे। उनकी हॉकी स्टिक से गेंद ऐसे चिपकती थी कि विरोधी हैरान रह जाते थे। एक मशहूर किस्सा है कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक के दौरान जर्मनी में अधिकारियों ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी थी। अच्छा? ये जानने के लिए कि कहीं अंदर चुंबक तो नहीं है। हाँ। और जब कुछ नहीं मिला तो उन्हें मानना पड़ा कि जादू स्टिक में नहीं, ध्यानचंद के हाथों में था। वाह, ये तो कमाल है। और उनका जन्मदिन 29 अगस्त आज भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये उनकी लेगेसी को सच्ची श्रद्धांजलि है। बिल्कुल। और ये परंपरा आज भी जारी है। क्रिकेट में भी ये जुनून दिखता है। गाजियाबाद के सुरेश रैना को लीजिए। T20 क्रिकेट के शुरुआती दौर में वो भारत के सबसे बड़े मैच विनर में से एक थे। और उनकी कहानी खास है क्योंकि वो दिखाते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों से निकलकर खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। वो उस पीढ़ी के खिलाड़ी थे जिसने भारतीय क्रिकेट में फील्डिंग को एक नई पहचान दी। हाँ, ये तो है। और यही विरासत हमें अन्नू रानी और रिंकू सिंह में भी दिखती है। बिल्कुल। मेरठ की जैवलिन क्वीन अन्नू रानी एशियन गेम्स में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी, क्योंकि ये एथलेटिक्स में भारत के बढ़ते दबदबे को दिखाता है और इसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश की एक बेटी कर रही हैं। और फिर अलीगढ़ के रिंकू सिंह हैं। उनकी कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। हाँ, एक बेहद साधारण परिवार से निकलकर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से क्रिकेट की दुनिया में छा जाना। इन सभी खिलाड़ियों में एक बात कॉमन है, संघर्ष और जुनून। सही बात है। चाहे वो ध्यानचंद का दौर हो या रिंकू सिंह का, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमेशा दिखाया है कि प्रतिभा किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकती है। और अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां उत्तर प्रदेश का दबदबा सबसे ज्यादा रहा है, राजनीति। हाँ, इस राज्य ने देश को सबसे ज्यादा यानी 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारतीय राजनीति में इस राज्य के महत्व की कहानी कहता है। तो सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक मिट्टी में ऐसा क्या है जो इसे इतना उपजाऊ बनाता है। शुरुआत करते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से, जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। नेहरू सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक विचारक भी थे। बिल्कुल। उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने आधुनिक भारत की सोच को एक आकार दिया। उनके बाद आते हैं मुगल सराय में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री। कद में छोटे लेकिन इरादों में चट्टान की तरह मजबूत। और उनका नारा जय जवान जय किसान आज भी गूंजता है। और वो सिर्फ एक नारा नहीं था, है ना? नहीं, उसके पीछे एक पूरा दर्शन था, एक पूरी नीति थी। बिल्कुल। उस दौर को समझिए। 1965 की लड़ाई और सूखे की मार झेल रहे देश के लिए ये सिर्फ नारा नहीं, एक मिशन स्टेटमेंट था। शास्त्री जी ने देश से एक दिन का उपवास रखने को कहा और लोगों ने किया। ये दिखाता है कि कैसे एक नेता का नारा जन आंदोलन बन सकता है। और कैसे उत्तर प्रदेश की सादगी भरी राजनीति ने देश को सबसे मुश्किल समय में रास्ता दिखाया। सही बात है। इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जन्म ग्वालियर में हुआ, लेकिन उनकी कर्मभूमि लखनऊ रही, जहां से वे 5 बार सांसद चुने गए। उनकी वाकपटुता और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता भारतीय राजनीति में एक मिसाल है। और फिर आते हैं किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह। हापुड़ में जन्मे चरण सिंह ने भारतीय राजनीति को जमीन से जोड़ा। कोई संयोग नहीं है कि उनके समाधि स्थल को किसान घाट कहते हैं। अगर हम इन सभी को एक साथ देखें तो यह साफ हो जाता है कि भारतीय राजनीति की धुरी अक्सर उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। यहाँ के नेताओं ने न केवल देश का नेतृत्व किया, बल्कि देश की राजनीतिक दिशा को भी तय किया है। तो आज हमने स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर लेखकों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों और राजनेताओं तक का एक लंबा सफर तय किया।
ये सब उत्तर प्रदेश की मिट्टी से निकले वो हीरे हैं जिन्होंने पूरे भारत को रोशन किया। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? क्या कोई एक पैटर्न है जो इन सबको जोड़ता है? मुझे लगता है एक पैटर्न साफ दिखता है। चाहे वो मंगल पांडे की क्रांति की पहली गोली हो, या प्रेमचंद की कहानियों में व्यवस्था पर सवाल हो, ध्यानचंद की हॉकी स्टिक का जादू हो जिसने दुनिया को झुका दिया, या डॉक्टर करिधल का वो रॉकेट हो जो सीमाओं को लांघ गया। इस भूमि से एक खास तरह की रचनात्मक और विद्रोही ऊर्जा निकलती महसूस होती है। यहाँ के लोग या तो व्यवस्था को चुनौती देते हैं या फिर अपनी कला और विज्ञान से एक नई दुनिया रचते हैं। तो अब चलते हैं अगले अध्याय पर, अध्याय 10, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। हमारे सामने पिछले लगभग 1.5 साल की घटनाओं का पूरा ब्यौरा है, और सच कहूं तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये जानकारी ये किसी खजाने से कम नहीं है। लेकिन सिर्फ तथ्यों को रटना काफी नहीं है। आज हम इन खबरों के पीछे की कहानी और इनके असल मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और इन सभी विषयों को समझने के लिए एक चाबी है। अगर हम सरकार के नजरिए से देखें तो एक थीम बार बार उभर कर आती है। कौन सी थीम? युवा, महिला, किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की हमारी चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे लगभग हर योजना, हर प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इन 4 स्तंभों में से किसी एक से जुड़ता है। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगती हैं। ये एक दिलचस्प लेंस है चीजों को देखने का। तो चलिए इसी नजरिए से शुरू करते हैं सरकारी योजनाओं से। पहली है नंद बाबा दुग्ध मिशन। इसका मकसद तो साफ है, यूपी को दूध उत्पादन में फिर से नंबर 1 बनाना। और इसके लिए देसी नस्ल की गाय खरीदने पर 40,000 रुपए तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। हाँ, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ सब्सिडी नहीं है। ये योजना यूपी की एक बहुत बड़ी और जमीनी समस्या, मतलब आवारा पशुओं की समस्या का भी एक अप्रत्यक्ष समाधान खोजने की कोशिश कर रही है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब किसान गिर या साहीवाल जैसी ज्यादा दूध देने वाली देसी गायों में निवेश करेंगे तो उन्हें आर्थिक लाभ दिखेगा। इससे सड़कों पर पशुओं को छोड़ने की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी आ सकती है। तो ये सिर्फ दूध उत्पादन नहीं, बल्कि पूरे ग्रामीण इकोसिस्टम को साधने की एक कोशिश है। ये तो वाकई एक गहरा कनेक्शन है। अब बच्चों से जुड़ी एक योजना पर आते हैं, हॉट कुक मील योजना। मैंने पढ़ा कि अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई और अब 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी में पैकेट वाले राशन की जगह गर्म पका हुआ खाना मिलेगा। जी, ठीक वैसे ही जैसे स्कूलों में मिड डे मील होता है। और ये पोषण के स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। सूखा राशन घर ले जाने पर अक्सर परिवार के सभी सदस्यों में बंट जाता है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन केंद्र पर गर्म पका भोजन मिलने से यह सुनिश्चित होता है कि पोषण सीधे बच्चे को ही मिले। इससे बच्चों की हाजिरी भी बढ़ती है, और इसमें अक्षय पात्र फाउंडेशन जैसी संस्था को जोड़ना यह दिखाता है कि सरकार इसे बड़े पैमाने पर और पेशेवर तरीके से लागू करना चाहती है। सही बात है। ये महिला और बाल विकास की दिशा में एक अहम कदम है। अब उस विषय पर आते हैं जो आजकल हर जगह चर्चा में है, सौर ऊर्जा। हाँ, सौर ऊर्जा। मैंने पढ़ा कि अयोध्या को प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाने की योजना है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या सिर्फ हर छत पर सोलर पैनल लगाना है, या ये इससे कुछ ज्यादा बड़ा है? ये सवाल बहुत अच्छा है। सोलर सिटी का मतलब सिर्फ छतों पर पैनल लगाना नहीं है। इसका मतलब है शहर की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा, जैसे स्ट्रीट लाइट, सरकारी दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा, सब कुछ सोलर ऊर्जा से चलाना। इसके अलावा बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की बात है। अब ये कॉरिडोर क्या है? हाँ, यही मैं पूछने वाला था। इसे ऐसे समझिए कि बुंदेलखंड में सोलर ऊर्जा पैदा करने की बहुत क्षमता है, लेकिन खपत लखनऊ या कानपुर जैसे शहरों में ज्यादा है। ये कॉरिडोर एक तरह की बिजली की सुपर हाईवे है जो बुंदेलखंड में बनी सौर ऊर्जा को इन शहरों तक बिना ज्यादा नुकसान के पहुंचाएगी। यानी उत्पादन और वितरण दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ बिजली बनाना नहीं, उससे सही जगह पहुंचाना भी है। इसी से जुड़ी एक और जमीनी समस्या का समाधान देखा, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए खेतों में सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी। जी, इसमें हल्का सा करंट होगा जो जानवरों को सिर्फ डरा कर भगाएगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये तकनीक और कृषि का एक बेहतरीन मेल है, लेकिन यहाँ असली चुनौती वो इसके रखरखाव और लागत की आएगी। मतलब ये कि क्या एक छोटा किसान इसे आसानी से अपना पाएगा? क्या सरकार इसके लिए कोई सब्सिडी मॉडल भी बना रही है? यह योजना सफल होगी या नहीं, ये इन सवालों के जवाब पर निर्भर करेगा। सही है। हालांकि ये मानव पशु संघर्ष को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक सोच जरूर है। तो ये तो हुई योजनाएं जो जमीन पर बदलाव लाने का दावा करती हैं, लेकिन इन योजनाओं को चलाने वाले चेहरे कौन हैं? हाल ही में प्रशासन के शीर्ष स्तर पर कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे राज्य के नए मुख्य सचिव अब मनोज कुमार सिंह हैं। जी, और मुख्य सचिव का पद किसी भी राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का कह सकते हैं ध्रुव तारा होता है। वो मुख्यमंत्री और पूरी ब्यूरोक्रेसी के बीच की सबसे अहम कड़ी है। तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? देखिए, मनोज कुमार सिंह के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि ये जो हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट्स और एक्सप्रेसवे, उन्हें बिना किसी देरी और भ्रष्टाचार के जमीन पर उतारा जाए। उनका काम सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करना नहीं, बल्कि विभागों के बीच तालमेल बिठाना है। प्रशासन के साथ साथ पुलिस विभाग में भी एक अहम बदलाव की बात चल रही है। डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक के पद पर अक्सर कार्यवाहक मतलब एक्टिंग डीजीपी की नियुक्ति होती रही है। जी, लेकिन अब नियम बदले जा रहे हैं कि डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होगा।
इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? ये स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। जब पुलिस प्रमुख को पता होता है कि वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए पद पर है, तो वो कोई बड़ा या दूरगामी सुधार लाने से हिचकते हैं। अच्छा। एक निश्चित 2 साल का कार्यकाल उन्हें पुलिस बल के आधुनिकीकरण, ट्रेनिंग में सुधार और एक लंबी अवधि की रणनीति बनाने का मौका देता है। इससे पुलिस बल का मनोबल भी बढ़ता होगा। बिल्कुल, और राजनीतिक दखलंदाजी की संभावना भी कुछ हद तक कम होती है। समझ गया। 2 और नाम है जो याद रखने चाहिए। महाधिवक्ता के पद पर अजय कुमार मिश्र और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव के रूप में चंपत राय। जी हाँ, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल राज्य सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं। सरकार के हर बड़े फैसले को कानूनी कसौटी पर कसना इनकी जिम्मेदारी है और अदालतों में सरकार का पक्ष रखना। जी। वहीं चंपत राय जैसे पद दिखाते हैं कि किसी एक विशाल प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए एक समर्पित नेतृत्व कितना जरूरी होता है। प्रशासन के अलावा यूपी की कुछ और हस्तियों को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सबसे बड़ी खबर रही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की। जी, उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ये उस दौर की राजनीति और उत्तर प्रदेश की कृषि प्रधान पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना है। उनकी राजनीति जमीन से जुड़ी हुई थी। हाँ, चौधरी चरण सिंह की खास बात थी, वो जमीनी हकीकत को समझते थे। वो भारत की आर्थिक नीतियों को बड़े उद्योगों की बजाय कृषि और गांव पर केंद्रित करना चाहते थे। ये भारत रत्न उस विचारधारा को भी एक तरह से सलाम करता है। पद्म पुरस्कारों में भी यूपी की कई हस्तियां शामिल हैं, जिससे मिर्जापुर की लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव और हस्तशिल्प के लिए खलील अहमद। जी। और ये फिर से उसी थीम से जुड़ता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। कैसे? विकास का मतलब सिर्फ एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट बनाना नहीं है, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजना भी विकास का एक हिस्सा है। ये पुरस्कार उन गुमनाम कलाकारों को राष्ट्रीय मंच देते हैं जो हमारी कला को जिंदा रखे हुए हैं। सही बात है। इससे न सिर्फ उन्हें सम्मान मिलता है, बल्कि उनकी कला के आसपास एक छोटी अर्थव्यवस्था भी पनपती है। बिल्कुल। और सम्मान की इस लिस्ट में शहर भी पीछे नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में नोएडा को प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर और 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा मिला है। यहाँ 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का मतलब समझना जरूरी है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि शहर की सड़कें साफ हैं। इसका मतलब है कि शहर अपने 100% कचरे को प्रोसेस कर रहा है। अच्छा। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग इकट्ठा किया जा रहा है और कचरे के पहाड़ों यानी लैंडफिल साइट्स को खत्म किया जा रहा है। तो ये शहरी प्रबंधन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। इसी तरह गंगा किनारे बसे शहरों में वाराणसी और प्रयागराज का टॉप पर रहना कुंभ की तैयारियों से भी जुड़ता है। और ये स्वच्छता और सम्मान उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसमें यूपी को एक इन्वेस्टमेंट हब के तौर पे पेश किया जा रहा है। शुरुआत करते हैं महाकुंभ 2025 की तैयारी से, जिसकी थीम है स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ, दिव्य कुंभ। जी। इसमें AI आधारित भीड़ प्रबंधन की बात कही गई है। ये सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसका जमीन पर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हजारों कैमरों और सेंसर से लगातार डेटा इकट्ठा किया जाएगा। AI उस डेटा का विश्लेषण करके बताएगा कि किस घाट या किस सड़क पर भीड़ बढ़ने वाली है या भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती है। अरे वाह! ये जानकारी कंट्रोल रूम को रियल टाइम में मिलेगी, यानी समस्या होने के बाद एक्शन लेने की बजाय समस्या होने से पहले ही उसे रोक लिया जाएगा। तो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं या लोगों को दूसरे रास्तों पर भेज सकते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दुनिया के सामने भारत की तकनीकी और प्रबंधन क्षमता का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी होगा। तकनीक की बात चली रही है, तो लखनऊ को भारत की पहली AI सिटी बनाने की भी योजना है। ये AI सिटी होती क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ कुछ बड़ी टेक कंपनियों के ऑफिस खुल जाना है? नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। AI सिटी का मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है। इकोसिस्टम मतलब? इसे ऐसे समझिए कि शहर के गवर्नेंस में, जैसे ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करने में, पानी की सप्लाई पर नजर रखने में या अपराध की आशंका वाले हॉटस्पॉट्स पहचानने में AI का इस्तेमाल होगा। अच्छा। यहाँ पर AI से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी में AI पर रिसर्च होगी और लोगों को AI से जुड़ी नौकरियों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पारंपरिक उद्योगों से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाला एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जेवर एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिक्र किए बिना बात अधूरी है। कहा जा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट होगा। जी। नेट जीरो का क्या मतलब है? नेट जीरो का मतलब है कि एयरपोर्ट अपने संचालन से जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा उतना ही वो किसी और तरीके से सोख लेगा या खत्म कर देगा। जैसे एयरपोर्ट की पूरी बिजली सौर ऊर्जा से आएगी, एयरपोर्ट पर चलने वाली सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी और बिल्डिंग बनाने में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल होगा जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मॉडल है। बिल्कुल। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ हवाई यात्रा के लिए नहीं है, इसके आसपास एक पूरा लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल हब बन रहा है जो पूरे पश्चिमी यूपी की आर्थिक तस्वीर बदल सकता है। लिस्ट वाकई बहुत लंबी है। सहारनपुर में IIT रुड़की के कैंपस में देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहा है जो 5G और 6G पर रिसर्च करेगा। जी। और यमुना एक्सप्रेसवे पे यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क भी बन रहा है। ये दोनों थोड़े तकनीकी विषय हैं, इनका महत्व क्या है? ये दोनों ही बहुत रणनीतिक कदम है।
6G पर रिसर्च करने का मतलब है कि हम भविष्य की तकनीक में सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनना चाहते हैं। और सेमीकंडक्टर पार्क? और सेमीकंडक्टर पार्क, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी एक जगह पर कपड़े की सारी दुकानें, धागा बनाने वाले और डिजाइनर सब एक साथ आ जाएं। सेमीकंडक्टर पार्क भी वैसा ही है, लेकिन कंप्यूटर चिप्स के लिए। आज हम मोबाइल फोन से लेकर कार तक हर चीज में लगने वाली चिप्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। ये पार्क हमें इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए अब हम अपने सफर के उस पड़ाव पर हैं जहां अक्सर सबसे दिलचस्प चीजें मिलती हैं। हाँ बिल्कुल। ये वो हिस्सा है जिसे लोग आमतौर पर विविध या मिसेलेनियस कहकर मतलब छोड़ देते हैं। सही बात है। लेकिन सच तो ये है कि यहीं आकर पूरी तस्वीर साफ होती है। यहीं सारे धागे आपस में जुड़ते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ तथ्य नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ताने बाने के वो धागे हैं जिन्हें एक साथ बुनकर ही असल तस्वीर बनती है। और आज हमारा मकसद इन अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर ये समझना है कि उत्तर प्रदेश की असली पहचान क्या है। और क्या इसकी नीतियां उन चुनौतियों का सामना कर पा रही हैं जो आंकड़ों में साफ दिखती हैं? ठीक है, तो इसे खोलकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं राजकीय चिन्ह से। जी। पहली नजर में ये एक गोला है जिसमें 2 मछलियां और एक तीर धनुष है। ये सिर्फ एक सरकारी लोगो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरा इतिहास है, एक गहरा प्रतीकात्मक है। अच्छा, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये 1938 में स्वीकृत हुआ था और ये उस दौर का एक शक्तिशाली राजनीतिक और सांस्कृतिक बयान है। 1938 में? जी। इसमें जो 2 मछलियां हैं वे अवध पर मुस्लिम शासन का प्रतीक है जो लखनऊ के नवाबों से जुड़ी हैं। ओके। वहीं तीर धनुष सीधे तौर पर भगवान राम यानी हिंदू शासक और अयोध्या के प्रतीक है। वाह, यानी एक ही चिन्ह में अवध और अयोध्या दोनों को जगह दी गई। बिल्कुल। ये तो गंगा जमुनी तहजीब का एक सीधा और बहुत सुंदर उदाहरण है। सही बात है। ये चिन्ह कहता है कि ये प्रदेश दोनों का है। ये एक साझा विरासत का प्रतीक है। और इसमें वो 3 लाइनें भी हैं। हाँ, वो जो 3 तरंग लाइनें हैं वे गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम यानी प्रयागराज को दर्शाती हैं। तो एक छोटे से चिन्ह में आप उत्तर प्रदेश का इतिहास, भूगोल और उसकी आत्मा तीनों देख सकते हैं। बिल्कुल। ये वाकई गहरा है। चलिए दूसरे प्रतीकों पर आते हैं। राजकीय पुष्प पलाश, जिसका एक नाम जंगल की आग भी है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। हाँ, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ये नाम सुनकर ही एक तस्वीर जहन में बनती है। और ये नाम बिल्कुल सटीक है। जब ये बसंत में खिलता है तो इसके पेड़ों पर पत्ते कम और गहरे लाल नारंगी रंग के फूल ज्यादा होते हैं। अच्छा। अगर आप दूर से देखें तो ऐसा लगता है मानो पूरे जंगल में आग लग गई हो। दिलचस्प बात यह है कि इसे राजकीय पुष्प का दर्जा 4 जनवरी 2011 को ही मिला। जी। इससे पहले ये दर्जा ब्रह्मकमल के पास था। ये बदलाव क्यों? ये एक अच्छा बिंदु है। ब्रह्मकमल मुख्य रूप से उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके। जब 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया तो ब्रह्मकमल का उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बने रहना मतलब भौगोलिक रूप से सही नहीं था। अच्छा, तो ये एक तरह का भौगोलिक सुधार था। हाँ बिल्कुल। पलाश जो पूरे राज्य में बहुतायत में मिलता है वो प्रदेश की जमीन से ज्यादा जुड़ा हुआ प्रतीक है। समझ गया। अब बात करते हैं राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च के। इसके बारे में कहा गया है कि ये अपने स्थायी दाम्पत्य जीवन के लिए जाना जाता है। जी, और ये एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है। ये निष्ठा और स्थायित्व को दर्शाता है। प्रकृति में भी ऐसे प्रतीक मिलना कमाल है। हाँ, इसी तरह राजकीय पशु बारासिंगा है जो मुख्य रूप से तराई क्षेत्र और दुधवा नेशनल पार्क की दलदली भूमि में पाया जाता है। ये सब मिलकर बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि एक समृद्ध प्राकृतिक विरासत का भी घर है। तो ये प्रतीक सदियों से चली आ रही पहचान को दर्शाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की आधुनिक राजनीतिक पहचान को मनाने की शुरुआत तो काफी नई है। हाँ, बहुत नई है। मैं उत्तर प्रदेश दिवस की बात कर रहा हूँ जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। मुझे ये जान के हैरानी हुई कि इसे मनाना 2018 में शुरू हुआ। जी। मतलब राज्य के बनने के लगभग 68 साल बाद इतना लंबा इंतजार क्यों? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। देखिए, 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। हाँ, वो तो ऐतिहासिक दिन था। बिल्कुल, लेकिन इसे एक उत्सव के रूप में मनाने की कोई परंपरा बन नहीं पाई। शायद इसलिए क्योंकि राज्य की पहचान राष्ट्रीय पहचान के सामने थोड़ी गौण रही। अच्छा। 2018 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की। तो ये एक तरह से क्षेत्रीय गौरव को बढ़ावा देने की एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहल है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इस दिन पूरे राज्य में शिल्प मेले लगते हैं, स्थानीय कलाकारों को मंच मिलता है। तो ये प्रतीक और दिवस हमें प्रदेश की कहानी बताते हैं। जी। लेकिन आज के उत्तर प्रदेश की हकीकत को समझने के लिए हमें आंकड़ों की दुनिया में उतरना होगा। हाँ, और वो कहानी थोड़ी अलग है। और 2011 की जनगणना के आंकड़े तो मतलब होश उड़ा देने वाले हैं। जैसे ये कि अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। ये आंकड़ा सिर्फ एक रोचक तथ्य नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रदेश के आकार और उसकी चुनौतियों को समझने की चाबी है। और चुनौतियां कितनी बड़ी हैं? 2011 में कुल जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी, जो भारत की कुल आबादी का 16.5% से ज्यादा है। मतलब भारत का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है। बिल्कुल। अब आप सोचिए यहाँ किसी भी योजना को लागू करने का पैमाना कितना बड़ा होता है। यहाँ की सफलता या विफलता पूरे देश के औसत पर असर डालती है। और जनसंख्या घनत्व भी तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब जमीन और संसाधनों पर भारी दबाव। बहुत ज्यादा।
लेकिन अगर हम इन बड़े आंकड़ों से थोड़ा और गहराई में जाएं तो एक और तस्वीर उभरती है। और वो है प्रदेश के अंदर की असमानता की। बिल्कुल। आप लिंगानुपात की बात कर रही है ना? जी हाँ। पूरे प्रदेश का औसत 912 है, जो राष्ट्रीय औसत 943 से काफी कम है। हाँ, ये चिंता की बात है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है जिलों के बीच का अंतर। अच्छा। एक तरफ जौनपुर जैसा जिला है जहां लिंगानुपात 10,024 है। 10,024? ये तो बहुत सकारात्मक है। हाँ, 1,000 पुरुषों पर 10,024 महिलाएं। वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा में सिर्फ 851 है। 851? हाँ, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। यही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पहेली है। ये दिखाता है कि प्रदेश के अंदर 2 उत्तर प्रदेश बसते हैं। 2 उत्तर प्रदेश? हाँ। गौतम बुद्ध नगर एक औद्योगिक केंद्र है। वहाँ काम के लिए पुरुषों का प्रवासन बहुत ज्यादा होता है, जो इस आंकड़े को प्रभावित करता है। लेकिन ये सामाजिक प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाता है। सही बात है। ये विषमता हमें बताती है कि एक राज्य एक नीति का फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करता। और ये 2 उत्तर प्रदेश वाली कहानी हमें साक्षरता दर में भी साफ दिखती है। बिल्कुल। कुल साक्षरता दर 67.7% है, लेकिन यहाँ सबसे चिंता की बात पुरुष और महिला साक्षरता के बीच का लगभग 20% का भारी अंतर है। यह बहुत बड़ा अंतर है। यह दिखाता है कि लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच और उसे जारी रख पाना आज भी एक बड़ी चुनौती है। और यहाँ भी जिलों का वही पैटर्न है। हाँ, गौतम बुद्ध नगर जो लिंगानुपात में सबसे पीछे था, वो साक्षरता में 80% से ज्यादा के साथ सबसे आगे है। और श्रावस्ती जो एक आकांक्षात्मक जिला है, वहाँ साक्षरता दर 50% से भी कम है। तो ये साफ है कि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास हमेशा एक साथ नहीं चलते। तो सवाल यह है कि इन गहरी और जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? हाँ, और यहीं पर सामाजिक योजनाएं तस्वीर में आती है। जैसे मिशन शक्ति। जी, मिशन शक्ति सीधे तौर पर महिलाओं की सुरक्षा और कम लिंगानुपात जैसी समस्याओं के जवाब में शुरू किया गया एक व्यापक अभियान है। ये सिर्फ एक योजना नहीं है। नहीं, ये एक समग्र दृष्टिकोण है। इसके तहत थानों में महिलाओं के लिए अलग से महिला हेल्प डेस्क बनाना, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाना और एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन जैसे कदम उठाए। अच्छा। इसका मकसद सिर्फ अपराध रोकना नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना है। और एक योजना जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है बीसी सखी योजना। हाँ, वो बहुत ही जबरदस्त पहल है। ये सीधे तौर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी है। बिल्कुल, ये वित्तीय सशक्तिकरण का एक बेहतरीन मॉडल है। इसमें ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग डिवाइस दिए जाते हैं और वे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनकर घर घर जाकर बैंकिंग सुविधाएं देती हैं। मतलब पैसे निकालना, जमा करना, ये सब। हाँ, और नए खाते खोलना भी। इससे एक साथ 3 काम होते हैं। गांव में बैंकिंग की पहुंच बढ़ती है, महिलाओं को रोजगार मिलता है और समाज में उनका सम्मान बढ़ता है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो असमानता हमने देखी, उसके लिए अभ्युदय योजना का जिक्र है। ये क्या है? अभ्युदय योजना सीधे तौर पर अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास है। कैसे? ये उन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ISPCS, नीट जैसी परीक्षाओं की महंगी कोचिंग नहीं कर सकते। तो सरकार उनकी मदद करती है? जी, सरकार उन्हें अनुभवी अधिकारियों और शिक्षकों के माध्यम से मुफ्त में ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग देती है। ये एक तरह से ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि किसी की प्रतिभा पैसे की कमी की वजह से दब न जाए। बिल्कुल। और समाज के सबसे जरूरतमंद तबकों जैसे बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए भी सीधी आर्थिक मदद वाली योजनाएं हैं। हाँ, जैसे पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह करना, और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी इसी श्रेणी में आती है। अच्छा। ये सभी योजनाएं दिखाती हैं कि सरकार आंकड़ों में छिपी समस्याओं को पहचानकर नीतिगत स्तर पर उनका समाधान करने की कोशिश कर रही है। अब इनका प्रभाव जमीन पर कितना है, ये एक अलग बहस है। हाँ, वो हमेशा एक लंबी बहस का विषय रहता है, लेकिन इरादा इन आंकड़ों को बदलने का ही है। तो आज की इस चर्चा में हमने उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही जटिल और बहुरंगी तस्वीर देखी। जी बिल्कुल। एक तरफ वो प्रतीक हैं जो एक साझा और गौरवशाली विरासत की कहानी कहते हैं, और दूसरी तरफ जनगणना के वो आंकड़े हैं जो विकास की कहानी और उसकी गहरी चुनौतियों दोनों को उजागर करते हैं। और फिर वो योजनाएं हैं जो इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रही हैं। सही कहा। और ये हमें उस बड़े सवाल पर वापस लाता है जिसके साथ हमने शुरुआत की थी, कि इतनी विशाल आबादी और इतनी विविधता वाला प्रदेश अपनी एक साझा पहचान कैसे बनाता है और सबके लिए समान विकास का रास्ता कैसे तैयार करता है। ये आंकड़े और योजनाएं उस कहानी का एक हिस्सा हैं, लेकिन भविष्य का रास्ता इन्हीं प्रयासों की सफलता पर निर्भर करेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो हम अपने श्रोताओं के लिए ये विचार छोड़ जाते हैं, अगली एक दहाई में उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा? क्या ये अपनी विशाल आबादी यानी अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाकर भारत का ग्रोथ इंजन बन पाएगा, या फिर प्रदेश के अंदर की गहरी असमानताएं एक ऐसी बाधा बन जाएंगी जो न सिर्फ राज्य को बल्कि पूरे देश को पीछे खींचेंगी? अगली जनगणना के आंकड़े शायद हमें इसका पहला ठोस जवाब देंगे। इसी विचार के साथ उत्तर प्रदेश पर हमारी ये गहन पड़ताल पूरी होती है। बधाई हो, आपने इस महत्वपूर्ण विषय का एक गहरा और व्यापक सफर